वेलकम वेडनेसडे कॉम्प्रिहेंसिव ट्रेनिंग सेशन इंडक्शन न्यूली अपॉइंटेड एमपीओ एमबीएस। मित्रों, आप सब एमसीएल परिवार से जुड़े हुए नए लोग हो जो अभी अभी एमसीएल को ज्वाइन किए हो। हालांकि आप सबको आपके प्राइम बीडीए ने, सीनियर बीडीए ने अच्छी तरह से एमसीएल के बारे में बताया होगा, बट इट इज ऑल्सो आवर ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आपको इस सब्जेक्ट का पूरा ज्ञान हम दे। नॉर्मली इंडक्शन का जो हिंदी शब्द होता है वो होता है प्रवेश, मतलब एंट्री। आज ऑफिशियली हम आपको, मतलब ऑफिशियली एंट्री तो डिक्लेरेशन के साथ हो ही गई है, बट स्टिल वी वुड लाइक टू वेलकम यू ऑल इन एमसीएल। और साथ ही आज के सेशन में हमारा ये कोशिश या हमारा ये प्रयत्न है कि हम आपको एमसीएल के बारे में, एमसीएल के लिए क्या क्या करना है, आपकी ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, इसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन शेयर कर सके। सो लेट्स बिगिन विद टुडेज प्रोग्राम, टुडेज सेशन। और मेरा नाम है कार्तिक रावल, एमसीएल का नेशनल प्राइम बीडीए हूँ मैं। 4 साल से एमसीएल के साथ जुड़ा हुआ हूँ। ओरिजिनल प्रोफेशन जो मेरा था दैट वाज रियल एस्टेट, एजुकेशन इज एमबीए। और 4 साल एमसीएल के साथ रहने के कारण डॉक्टर श्याम गोलब सर, डॉक्टर लवेश सर, डॉक्टर प्राची मैम, इनके साथ जो हमको टाइम मिला, जो ट्रेनिंग मिली, थैंक्स टू डेट वी आर इन अ पोजिशन कि हम आपको अच्छी तरह से ये इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं। मित्रों, अपनी कंपनी का नाम है, आवर कंपनीज नेम इज एमसीएल, मीरा क्लीन फ्यूल्स लिमिटेड। वेलकम टू रिन्यूएबल ऑयल एंड गैस सेक्टर टू सेव अवर मदर अर्थ बाय रिप्लेसिंग किलर फॉसिल फ्यूल बाय क्लीन बायोफ्यूल। सबसे पहले तो अवर कंपनी नेम इज मीरा क्लीन फ्यूल्स लिमिटेड और एमसीएल आप सबका स्वागत करती है रिन्यूएबल ऑयल एंड गैस के क्षेत्र में टू सेव अवर मदर अर्थ। आज धरती माता का जो प्रॉब्लम है, जो इश्यू है, हालांकि मैं आज उसमें ज्यादा नहीं जा रहा हूँ, बट स्टिल जो ग्लोबल वार्मिंग का इश्यू है, जिसके कारण बहुत सारे प्रॉब्लम देख रहे हैं अभी, कई जगह पे बारिश है, कई जगह पे बाढ़ है। इसका जो मेन रीजन है दैट इज ग्लोबल वार्मिंग। और जो ग्लोबल वार्मिंग का प्रमुख कारण है दैट इज फॉसाइल फ्यूल, आज का जीवाश्म ईंधन। तो इसको रिप्लेस करके क्लीन बायोफ्यूल से हम धरती माता की रक्षा करने जा रहे हैं। अगर इंडस्ट्री की बात करें तो आप सबके पास आज एक मौका है, opportunity for entrepreneur to enter into $1 trillion थर्ड एंड फोर्थ जनरेशन बायोफ्यूल सेक्टर इन सनराइज पीरियड। मित्रों, दुनिया की आज की सबसे बड़ी जो इंडस्ट्री है दैट इज ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री। और अब ये पूरी की पूरी इंडस्ट्री रिप्लेस होके रिन्यूएबल ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री बनने जा रही है। तो इट इज गोइंग टू बी द बिगेस्ट इंडस्ट्री इन 21st सेंचुरी। और इसी इंडस्ट्री में सनराइज पीरियड मतलब क्या, तो अभी इसका पूर्ण सूर्योदय नहीं हुआ है, अभी इसकी सिर्फ शुरुआत हुई है। अभी ये इसमें एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। और इस अपॉर्चुनिटी के पीरियड में इस क्षेत्र में काम करने वाली टीम और कंपनी जो सबसे पुराने हैं, 20 साल से एमसीएल इस इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, डॉक्टर श्याम सर जुड़े हुए हैं, लवेश सर जुड़े हुए हैं, और इन्होंने इस इंडस्ट्री में बहुत गहरा काम किया है। उनके साथ जुड़ के सनराइज पीरियड में आपके पास ये मौका आया है। मित्रों, जब सनराइज पीरियड में कोई मौका आता है और अगर हम उसमें ज्वाइन होते हैं और अगर हम अच्छा करते हैं तो वी बिकम बिग। सिंपल एग्जांपल देना चाहूंगा, जब इन्फोसिस आया या सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री आई, सॉफ्टवेयर इंडस्ट्रीज में इन्फोसिस भी आया, विप्रो भी आया और भी कंपनी आई, बट इन्फोसिस और विप्रो ने अच्छी तरह से काम किया एंड दे आर द वर्ल्ड लीडर्स। मतलब आज इंडिया के नहीं, वर्ल्ड लीडर्स है। सेम वे किसी भी क्षेत्र में जब नई नई अपॉर्चुनिटी आती है और हम उससे जुड़ते हैं तो वी बिकम बिग। नाउ एमसीएल इंफॉर्मेशन। मित्रों, एमसीएल इज अ रजिस्टर्ड पब्लिक लिमिटेड कंपनी of rupees 100 crore authorized share capital, established in 2012 with 1 crore authorized capital. MCL की जो शुरुआत, जो रजिस्ट्रेशन हुआ था वो 2012 में हुआ था और दैट टाइम कंपनी का ऑथोराइज कैपिटल वाज 1 करोड़ रुपीस, 1 रुपए के 1 करोड़ शेयर। आज कंपनी जो है वो 100 करोड़ के ऑथोराइज शेयर कैपिटल की कंपनी है, ऑन रिकॉर्ड, आरओसी के रिकॉर्ड। कुछ महीने पहले अगर किसी ने देखा होगा तो हमें फोन आते थे कि सर ये कंपनी तो अभी 1 करोड़ ही दिखा रही है, तो ये क्या है। तो इट वाज टेक्निकली अ फिल्टर ऑफ डॉक्टर श्याम गोलब सर। डॉक्टर श्याम गोलब सर हमेशा ऐसे लोगों को दूर रखना चाहते थे जो कंपनी को देख के, कंपनी की ताकत को देख के आए। डॉक्टर श्याम गोलब सर का ऑलवेज ये मोटो रहा है कि ऐसे लोग इस कंपनी से जुड़े जो विजनरी हो, जिनको भविष्य दिखता हो और जो कुछ अच्छा करने को आए। वी हैव सो फार बुक अराउंड 600 प्रोजेक्ट ऑन पैन इंडिया लेवल। अराउंड 16 स्टेट में, भारत के 16 राज्यों में 600 प्रोजेक्ट्स का हमने अभी तक टाई अप किया है। रजिस्टर्ड हेड ऑफिस एंड बैक ऑफिस, ये सारी ऑफिस हमारी दादर में सिचुएटेड है।
डॉक्टर श्याम गोलब सर, डॉक्टर लवेश यादव सर बॉर्न एंड ब्रॉट अप दादर है। तो आप समझ सकते हो कि कंपनी जो दादर में ही लोग पले, जो दादर में ही बड़े, और जहाँ पे हमारी सारी ऑफिस है, तो वी आर द बेस्ट। हम लोग हमेशा से इस क्षेत्र में रहे हैं और हमने हमेशा से अच्छा काम किया है। सो फार एमसीएल इज टाइड अप विद मोर देन 4000 विलेजेस एज अवर एमवीपी होल्डर। एमसीएल विलेज प्रोजेक्ट जो हमारे ग्राम पंचायत के प्रोजेक्ट है, आज 4000 से अधिक एमवीपी प्रोजेक्ट एमसीएल में टाई अप किए हुए हैं, अलग अलग राज्यों के, अलग अलग जिलों के, अलग अलग तहसील के, अलग अलग ग्राम पंचायत। दिस इज व्हाट आवर अचीवमेंट। वी हैव रजिस्टर्ड अराउंड 30 लाख फार्मर ऑन पैन इंडिया लेवल एज अवर एमपीओ मेंबर। मित्रों, मुझे बताते हुए बहुत खुशी भी हो रही है और बहुत प्राउड भी फील हो रहा है कि वी आर द ओनली कंपनी, नॉट इन इंडिया बट एंटायर वर्ल्ड, कि जिसके साथ अराउंड 30 लाख किसान जुड़े हुए हैं। तो इट्स अ ग्रेट ग्रेट अचीवमेंट। और ये जो पॉसिबल हुआ है, दिस इज ऑल थैंक्स टू एमसीएल मैनेजमेंट और प्राइम बीडीए, सीनियर बीडीए, और आज के हमारे एमपी ओनर के, एमवीपी ओनर के और एमपीओ डायरेक्टर्स के हार्ड एंड कमिटेड एफर्ट्स के कारण। यही काम आपको भी आगे करना है। नो अदर ऑर्गेनाइजेशन हैज सच अ बिग बैकग्राउंड। और कोई ऑर्गेनाइजेशन आज मार्केट में नहीं है जिसका इतना स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड है। इसके अलावा एक प्रश्न बहुत बार आता है लोगों का, सर कंपनी का कोई प्लांट है क्या, कोई रनिंग प्लांट है क्या, कोई डेमो प्लांट है क्या? तो लेट मी टेल यू वेरी फ्रेंकली, वेरी ओपनली, क्योंकि अब आप परिवार के सदस्य हो तो हम आपको बता सकते हैं। एमसीएल owns डेमो प्लांट which is fully functional at Kolad, Roha, Raigad with the most advanced and fully automation technology। एमसीएल का खुद का प्लांट महाराष्ट्र में छत्रपति शिवाजी महाराज की भूमि रायगढ़ मानी जाती है। उस रायगढ़ में रोहा करके एक तहसील है, वहां पे कोलाड करके एक जगह है, मेन मुंबई गोवा हाईवे पे हमारा खुद का प्लांट। इट वाज इनिशियली R&D प्लांट, जहाँ पे हमने सारा रिसर्च डेवलपमेंट किया। वंस वी आर रेडी विद द टेक्नोलॉजी, आज वो प्लांट वर्ल्ड का पहला 4 स्टेज डाइजेस्टर फुल्ली ऑटोमेटेड प्लांट रेडी है। बट आने वाले कुछ समय तक हमको कुछ सिक्रेसी मेंटेन करनी है, और इस कारण से आज ये प्लांट हम लोगों को नहीं दिखा रहे। 16 मार्च, आई थिंक 16 अप्रैल, लॉकडाउन के पहले लास्ट विजिट प्लांट पे हुई थी, बट तब वो प्लांट फुल्ली ऑटोमेटेड नहीं था। आज बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ डेवलप है, और इसी तरह के प्लांट हर तहसील में लगाए जाएंगे, और ये प्लांट आप लोगों के साथ लगाए जाएंगे। की पर्सन ऑफ मीरा क्लीन फ्रूट लिमिटेड, हमारे जो मेन व्यक्ति है, बैकबोन है, जिनके कारण ये विजन, मिशन, ये कंपनी, हम सब जुड़े, या सारी चीजें जिस व्यक्ति के कारण हुई है प्रमुख रूप से, वो है डॉक्टर श्याम शिवाजी गोलब सर। डॉक्टर श्याम गोलब सर, जब मैं 4 साल पहले ज्वाइन हुआ कंपनी में, दैट टाइम मुंबई में बांद्रा में कलेक्टर ऑफिस है। उस कलेक्टर ऑफिस में 9th फ्लोर पे सर का चैम्बर था एज अ एडिशनल डेप्यूटी कलेक्टर मुंबई सबब। लेट मी टेल यू वेरी फ्रेंकली, सर आज भी कलेक्टर है, और इसीलिए वो किसी प्राइवेट कंपनी के बोर्ड पे नहीं आ सकते। तो दिस कंपनी इज ऑन सर्स मदर, मतलब मीरा आई, मीरा शिवाजी गोलब मैडम के नाम पे है, एंड मीरा मैडम इज द मैक्सिमम स्टेक होल्डर ऑफ दिस कंपनी। डॉक्टर श्याम गोलब सर का एजुकेशनल बैकग्राउंड की अगर बात करूँ, तो ही इज एमबीबीएस डॉक्टर, और महाराष्ट्र में केईएम हॉस्पिटल की जो कॉलेज है, मेडिकल कॉलेज, जो नंबर 1 मानी जाती है, वहां से अपने समय में एमडी गायनेक में नंबर 1 आए थे। और उनके पास एक मौका था कि अच्छा कैरियर बनाए, उसको छोड़ के उन्होंने इस मिशन को जुड़े, क्योंकि उनका एक बार मुलाकात हो गई डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम सर और उनकी टीम के साथ, और तब से डॉक्टर श्याम गोलब सर को लगा कि यही मेरे जीवन का लक्ष्य है। मित्रों, बहुत से लोग हम में से काम करते हैं, 2 साल 3 साल कुछ और करते हैं, फिर कुछ और करते हैं, वी कीप चेंजिंग अवर वर्क। बट डॉक्टर श्याम गोलब सर वो व्यक्ति है जिन्होंने 20 साल से एक ही क्षेत्र में काम किया है, एक ही काम किया है, एंड ही नोस वेरी वेल कि व्हाट इज द राइट वे ऑफ डूइंग दिस बिजनेस। तो डॉक्टर श्याम गोलब सर के कारण ये अपॉर्चुनिटी हमारे पास आई है। डॉक्टर श्याम गोलब सर के साथ कंधे से कंधा मिला के सिंस 20 ईयर एक व्यक्ति लगे हुए हैं, वो भी एमबीबीएस डॉक्टर है, सुपर स्पेशलिटी सर्जन है। भारत में नहीं, एशिया की सबसे बड़ी जो प्राइवेट हॉस्पिटल थी, 7 हिल हॉस्पिटल, वहां के सीईओ रहे, राजीव गांधी योजना के हेड रहे। ऐसे हमारे डायरेक्टर ऑन बोर्ड डॉक्टर लवेश यादव सर, ये हमारे डायरेक्टर है। इसके अलावा हमारे एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है मिस प्राची डोले मैडम। प्राची मैम इज अ केमिकल इंजीनियर, एमटेक पेट्रोकेमिकल में गोल्ड मेडलिस्ट है राष्ट्रपति के हस्ते। मैम इज अवर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, और प्रोजेक्ट की सारी रिक्वायरमेंट प्राची मैम खुद देखती है। प्रोजेक्ट टीम को लीड करने का जो पूरा का पूरा नेतृत्व है, जो काम है, वो प्राची मैम देखती है। अलोंग विद दैट, नाउ वी हैव अवर ग्रेट गुरु मंगेश सेलार सर। क्योंकि मैनेजमेंट बहुत बिजी था और सारे काम इतने हो गए थे कि हमको भी इश्यू आ रहे थे,
दैट टाइम डॉक्टर श्याम सर, डॉक्टर नवेद सर ने एक अच्छा डिसीजन लिया और मंगेश सेलार सर को कंपनी में लाए। हालांकि मंगेश सेलार सर हमसे बहुत पुराने हैं, कंपनी के साथ बहुत सालों से जुड़े हुए हैं, बट फुल फ्लेज एमसीएल से वो नहीं जुड़े थे। नाउ मंगेश सेलार सर इज आवर वाइस प्रेसिडेंट प्लानिंग एंड स्ट्रेटेजी। तो मंगेश सेलार सर आज हमारी टीम के बीच में है और उनके आने से हमारा काम बहुत आसान हुआ। अगर आप लोगों को भी कभी कोई डिफिकल्टी आती है जो हम प्राइम बीडीए के लेवल पे भी सॉल्व नहीं होती, एमसीएल ऑफिस के लेवल पे भी सॉल्व नहीं होती, देन यू कैन डेफिनेटली कॉन्टेक्ट मंगेश सेलार सर। तो ये हमारी टीम है। इसके पीछे जो हमारा बैकबोन है, टॉप मोस्ट साइंटिस्ट ऑफ इंडिया। ये कितने लोग हैं, क्या है, ये सीक्रेट है और इसको सीक्रेट ही रहने देते। नेक्स्ट, लेट्स अंडरस्टैंड रिन्यूएबल ऑयल एंड गैस एंड इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर। तो आप सब जिस इंडस्ट्री में आए हो, उस इंडस्ट्री को, उस सेक्टर को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप फ्रेशर्स हो, आप अभी अभी नए हो इस इंडस्ट्री से। नॉर्मली हमारे यहाँ पे जो फ्यूल है वो है फॉसाइल फ्यूल इंडस्ट्री। जो पेट्रोल डीजल हम जमीन से निकालते हैं, इंपोर्ट करते हैं, उसमें से जो हम प्रोडक्ट बनाते हैं, पेट्रोल डीजल ऑयल केरोसिन डामर, वो है फॉसाइल इंडस्ट्री। दूसरा है एनर्जी इंडस्ट्री, जिसमें मेजर होता है कोयले से। कोयला इज अ पोल्यूटेंट। कोयले की खदानें होती है जो जंगलों में होती है, जंगलों को डैमेज करना पड़ता है। उसके अलावा दूसरा जो है वो न्यूक्लियर एनर्जी है। तो ये बहुत रिस्की है और पूरी दुनिया अब इसको बदलने के ऊपर काम कर रही है। कोप कोप करके COP, ये जो आपने अभी देखा होगा, या पेरिस एग्रीमेंट आपने देखा होगा, तो आपको पता चलेगा कि एंटायर वर्ल्ड इज वर्किंग ऑन रिप्लेसमेंट ऑफ फॉसिल फ्यूल एंड फॉसिल एनर्जी टू क्लीन बायोफ्यूल एंड क्लीन एनर्जी। तो रिन्यूएबल इंडस्ट्री को अच्छे से समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है। इस इंडस्ट्री को एक बार अच्छे से समझ लोगे तो आपके इस इंडस्ट्री से जुड़े बहुत सारे प्रश्नों का निराकरण हो जाएगा। पहली है रिन्यूएबल एनर्जी। रिन्यूएबल एनर्जी में जो हम जानते हैं, दैट इज सोलर एनर्जी। सोलर पैनल्स होते हैं जो एकर्स एंड एकर्स लैंड में बिछाए जाते हैं। उसमें से सूरज की रोशनी से इलेक्ट्रिसिटी बनती है। उस इलेक्ट्रिसिटी को हम बैटरी में स्टोर करते हैं या सप्लाई करते हैं ग्रिड में, और उससे इलेक्ट्रिसिटी का बहुत सारा हमारा प्रॉब्लम सॉल्व होता है। इट्स अ फर्स्ट टाइप ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी, दैट इज सोलर एनर्जी। सोलर एनर्जी की जब शुरुआत हुई तब गवर्नमेंट रिन्यूएबल एनर्जी के नाम पे 18 रुपये पर यूनिट उसको बायबैक करती थी। आज 2 रुपये पर यूनिट बायबैक करती है। तो पहले जो स्कोप था उसमें उतना स्कोप आज नहीं है। सेकेंड इज विंड एनर्जी, मतलब पवन ऊर्जा। आपने बड़े बड़े विंड मिल्स देखे होंगे पहाड़ों की ऊंचाई पे। ये वहीं पे लग सकती है जहां पे विंड फ्लो अच्छा हो, मतलब हवा की गति ज्यादा हो, और वो पवन चक्की घूमती है, नीचे टरबाइन होता है, टरबाइन घूमता है, उससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है और उसको इलेक्ट्रिक ग्रिड में सप्लाई किया जाता है। दिस इज सेकंड टाइप ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी। थर्ड टाइप ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी इज वेस्ट टू एनर्जी। हमारे देश में बहुत बड़ी मात्रा में कचरा है। इस कचरे को जलाना और उसकी भाप में से बिजली बनाना, इसे कहा जाता है वेस्ट टू एनर्जी। ये तीनों सेक्टर जो है मित्रों, दिस रन्स और गवर्नमेंट सब्सिडी। अगर गवर्नमेंट सब्सिडी है तो ये चलते हैं। गवर्नमेंट सब्सिडी किसी कारण कम हो जाए या बंद हो जाए तो ये प्रोजेक्ट वायबल नहीं रहते। ये पहला है। सोलर की बात करें तो यू नीड थाउजेंड्स ऑफ एकर्स ऑफ लैंड। कहीं कहीं तो कच्छ के रन में वगैरह ये पॉसिबल है, बट पूरे देश में ये पॉसिबल नहीं है। विंड एनर्जी की बात करें तो विंड फ्लो चाहिए। वेस्ट टू एनर्जी तो कचरा चाहिए। ये सारी चीजों का समस्या है, और इससे ज्यादा गहरी समस्या ये है कि इन चीजों के लिए लगने वाला, इन तीनों सेक्टर के लिए लगने वाली जो, चाहे सोलर पैनल हो, चाहे विंड मिल हो, चाहे मशीनरी हो, चाहे इक्विपमेंट हो, चाहे बैटरीज हो, ये 70 to 80% वर्ल्ड वाइड कंट्रोल्ड बाय चाइना एंड सप्लाई बाय चाइना। चाइना आज हमारे लिए थ्रेट हो चुका है, खतरा हो चुका है। और ये अच्छी इंडस्ट्री अगर थोड़ी बहुत है भी, तो भी हमारे लिए वायबल नहीं। तो ये तीनों है अपनी जगह पे, ये रहेगी, मगर इसका फ्यूचर उतना ब्राइट नहीं है। सेकेंड इज रिन्यूएबल फ्यूल इंडस्ट्री। जब हम किसी के पास जाते हैं और उससे कहते हैं कि हम रिन्यूएबल फ्यूल में काम करते हैं या बायोफ्यूल में काम करते हैं, तो सामने वाला अगर थोड़ा भी जानता होगा तो तुरंत बताएगा बायोडीजल की बात कर रहे हो आप। यस। तो लोगों के मन में रिन्यूएबल फ्यूल मतलब बायोडीजल, बट ऐसा नहीं है मित्रों। मगर बायोडीजल क्या है वो भी समझना जरूरी है। दोस्तों, दुनिया में जो सबसे पहले इंजन इन्वेंट हुए, दैट वाज पेट्रोल इंजन। और वो पेट्रोल इंजन की कंपनी की मोनोपोली एक साइंटिस्ट को पसंद नहीं थी। उस साइंटिस्ट ने एक इंजन को बनाया, और उस इंजन को हम कहते हैं डीजल इंजन। और डीजल इंजन क्यों कहते हैं? क्योंकि उस साइंटिस्ट का नाम था रुडोल्फ डीजल, इसलिए हम उसको डीजल इंजन कहते हैं। 18 10 अगस्त को रुडोल्फ डीजल का जन्मदिन होता है। और
उन्होंने इस इंजन को अनाज के तेल पे चला के दिखाया था। इसलिए एवरी ईयर 10 अगस्त वर्ल्ड बायोफ्यूल डे की तरह सेलिब्रेट होता है एंटायर वर्ल्ड में, सिर्फ इंडिया में नहीं। और लोगों ने ये देखा कि अनाज के तेल पे, ईटेबल ऑयल पे भी इंजन या गाड़ियां चल सकती है। बट लेट मी टेल यू कि अगर अनाज के तेल पे गाड़ियां चलेगी तो आदमी खाएगा क्या? तो कॉन्सेप्ट आया अखाद्य तेल, जो तेल को हम खा नहीं सकते, मतलब जत्रोफा, करंजी, ये ऐसे पेड़ है जिसमें फल होते हैं, फल में बीज होते हैं और बीज में से ऑयल निकलता है। ये ऑयल खाने के लायक नहीं होता, इट इज पॉइजनस। तो इसका क्या करना, तो इसको ब्लेंडिंग करना। 100% पेट्रोल डीजल में इसको ब्लेंड करते हैं 5 to 10%, और थोड़ा सा हमारा फ्यूल का इंपोर्ट कम करना, थोड़ा सा पॉल्यूशन कम करना। बट हमारे देश की जितनी बड़ी जरूरत है, इतनी जरूरत इससे पूरी नहीं हो सकती। और इसलिए लोगों ने क्या किया, तो मलेशिया और इंडोनेशिया, इस आर 2 कंट्री जहाँ पे ईटेबल ऑयल पाम ऑयल के रूप में एक्सेस है और वहां से हम इंपोर्ट करते हैं। तो लोगों ने क्या स्टार्ट किया कि पाम ऑयल इंपोर्ट करके उसमें से बायोडीजल बनाना। अब ये खाद्य तेल है, इसका भाव बढ़ सकता है। अगर इसका भाव बढ़ेगा और रॉ मटेरियल का प्रॉब्लम होगा, तो कैन अवर इंडस्ट्री सर्वाइव, मतलब क्या हमारी फैक्ट्रियां सर्वाइव हो सकती है? दूसरा, क्योंकि ये ऑयल के ऊपर हमारे देश के जो किसान है उनके ऑयल इंडस्ट्री, मतलब जो हम सनफ्लावर ऑयल बनाते हैं, सिंगाना तेल बनाते हैं, बाकी के ऑयल बनाते हैं, इसको इफेक्ट हो रहा था। तो गवर्नमेंट ने इसके ऊपर एक्साइज बढ़ा दी, इस पर रिस्ट्रिक्शन लाए, तो ये और महंगा हो जाएगा। तो लेट मी टेल यू वेरी फ्रेंकली कि बायोडीजल इज गुड, नॉट बैड। मैं बैड नहीं कहूंगा इसको, बट इट इज अगेन नॉट वायबल, क्योंकि इसका रॉ मटेरियल हमारे पास नहीं है। अगर हम ये मलेशिया से पाम ऑयल बना के करेंगे, इंडोनेशिया से पाम ऑयल बना के करेंगे, तो जैसे आज पैसे हमारे गल्फ कंट्री को जा रहे, दुबई को जा रहे, बहरीन को जा रहे, उस तरह से मलेशिया को जाएंगे, तो रोजगार वहां पे जाएगा। तो इट इज गुड बट नॉट वायबल फॉर अस। सेकंड, तो आप सब जानते हो, दैट इज बायोगैस, जिसे गोबर गैस कहते हैं। गाय के गोबर से एक बड़ा चेम्बर होता है, टैंक होता है, उसमें वो गोबर जाता है, कुदरती प्रक्रिया है, उसमें बैक्टीरिया कुदरती रूप से होते हैं, उसमें से गैस बनता है, उस गैस को एक पाइप से लाके जमा करते हैं और उसको हम कुकिंग पर्पज यूज करते हैं। अब इस गैस का बेनिफिट क्या है, तो कहीं ना कहीं हमारा फ्यूल बचता है। बट इसका एक प्रॉब्लम क्या है, तो इसकी जो कैलोरीफिक वैल्यू, यानी कि इसका जो पावर होता है, वो इतना कम होता है कि नॉर्मल गैस में जो हमारा 15 मिनट में कुकिंग हो जाता है, वो यहाँ पे पौना घंटा लगता है। बट ये भी भारत में ऑन पेपर 40 लाख बायोगैस प्लांट है, बट आप अगर देखने जाओगे तो आपको शायद ही कोई मिलेंगे। क्यों? क्योंकि सब्सिडी लेना है और सिर्फ दिखाने का काम करना है। तो दिस इज ऑल्सो गुड, बट अगेन प्रैक्टिकली वायबल नहीं है। नेक्स्ट इज प्लास्टिक टू पेट्रोल। मित्रों, बहुत बार लोगों ने आपको बोला होगा या आपने वीडियो देखे होंगे कि अभी तो प्लास्टिक से भी पेट्रोल बनता है। हाँ मित्रों, बनता है। क्यों बनता है? क्योंकि प्लास्टिक इज अ बेसिकली पेट्रोलियम प्रोडक्ट। जब वो बनता है तब उसमें पेट्रोलियम प्रोडक्ट का, पेट्रोलियम ग्रेन्यूल्स बनते हैं, उसका यूज होता है। और जब उसको फिर से गर्म करके सर्टेन प्रक्रिया से उसको रिफाइन किया जाए, तो उसमें से हम पेट्रोल अलग कर सकते हैं। बट अगर पूरे देश की जरूरत को देखें तो कितना टन प्लास्टिक लाएंगे तो कितना लीटर पेट्रोल मिलेगा? तो इट इज अ सॉल्यूशन टू प्लास्टिक, बट इट इज नॉट सॉल्यूशन टू आवर फ्यूल नीड, और इसलिए ये भी भारत के लिए वायबल नहीं है। अब क्या वायबल है भारत के लिए? वायबल है बायो सीएनजी एंड क्रूड ऑयल, एमसीएल टेक्नोलॉजी। हमारे पास दो प्रकार की टेक्नोलॉजी है, एक है बायो सीएनजी फ्रॉम ऑल टाइप ऑफ बायोमास एंड ऑर्गेनिक वेस्ट, दूसरी है क्रूड ऑयल फ्रॉम ऑल टाइप ऑफ इनऑर्गेनिक वेस्ट एक्सेप्ट डेब्रिस, मेटल एंड ग्लास। सबसे पहले इनऑर्गेनिक की बात करते हैं। मित्रों, हमारे पास एक रिएक्टर है, ये रिएक्टर को हम हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर मशीन कह सकते हैं। जैसे कुदरत ने जमीन के नीचे जो भी बायोमास, जो भी जीवाश्म, जैसे कि डायनासोर थे जो जमीन के नीचे दब गए उल्कापात के कारण, उनको हजारों लाखों साल में उनका रूपांतरण किया क्रूड ऑयल, क्रूड गैस में। वही प्रक्रिया इस मशीन में कुछ मिनटों में होती है। हर प्रकार का इनऑर्गेनिक वेस्ट, मतलब क्या, तो मेटल मतलब धातु, ग्लास मतलब कांच, और डेब्रिस मतलब मट्टी, ये तीन चीज जिसमें कार्बन नहीं है, जिसको हम जला नहीं सकते, ये तीन चीज को छोड़ के आप कुछ भी दो, एनीथिंग जो आपके मन में आए, वो प्लास्टिक, रबर, लेदर, फाइबर, थर्मोकोल, लकड़ा, कपड़ा, एनीथिंग, ये बैच वाइज उस रिएक्टर में जाता है और वो रिएक्टर डायरेक्टली उसको 20 से लेकर 40 मिनट में क्रूड ऑयल में कन्वर्ट करता है। और ये क्रूड ऑयल को जब हम रिफाइनिंग प्रोसेस करते हैं, उसमें से अलग अलग डिग्री टेम्परेचर पे हमको जेट फ्यूल, पेट्रोल, डीजल, ऑयल, और उसका जो वेस्ट है दैट इज बिटुमेन, मतलब डामर, ये मिलता है। बट पूरे भारत में जितना इनऑर्गेनिक वेस्ट है, अगर हम 100% फ्यूल में कन्वर्ट करें तो भी हमारी फ्यूल की जरूरत का सिर्फ 5% दे सकते हैं। तो अगेन इट इज अ सॉल्यूशन टू हमारा कचरा, बट नॉट अ सॉल्यूशन टू
फ्यूल। अब हमारा सॉल्यूशन क्या है, भारत के लिए क्या वायबल है वो समझते हैं। भारत के लिए वायबल है बायो सीएनजी। मित्रों, हमारे पास जो टेक्नोलॉजी है जिसको हम कहते हैं डाइजेस्टर। अब ये पुरानी सिस्टम है, जो आप टैंक देख रहे हो बड़े बड़े डाइजेस्टर, ये बार्क मॉडल है, BARC, बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर सिंगल स्टेज डाइजेस्टर है। इससे एडवांस टेक्नोलॉजी जर्मनी के पास है, 2 स्टेज डाइजेस्टर टेक्नोलॉजी। और इससे एडवांस 4 स्टेज डाइजेस्टर टेक्नोलॉजी अपनी खुद की हमारे वैज्ञानिकों की डेवलप की होगी हमारे पास है। हाउ इट वर्क्स लाइक अ ह्यूमन बॉडी। इंसान का पाचन तंत्र होता है, जितना जिसका पाचन तंत्र अच्छा उतना उसका कम खा के एनर्जी लेवल ज्यादा। सिंपल प्रिंसिपल है। जब हम खाना खाते हैं, जब पहला निवाला लेते हैं, उसे चबाते हैं, उसमें लाड़ मिक्स होती है, सलाइवा, और उसमें अलग बैक्टीरिया होते हैं, उसका अपना एक अलग रोल होता है। जब वो पेट में जाते हैं तो पेट में अलग अलग बैक्टीरिया एसिड्स होते हैं, उसका अपना अलग रोल होता है। बड़ी आंत का, छोटी आंत का, उसका अपना अलग रोल होता है। और जितना जिसका पाचन तंत्र अच्छा उतना उसका आउटपुट अच्छा। दिस इज कॉल्ड एज ह्यूमन डाइजेशन सिस्टम। सेम वे हमारा है बायोडाइजेस्टर सिस्टम, 4 स्टेज डाइजेस्टर टेक्नोलॉजी। ये फोटो शायद मैं डालना भूल गया, आई विल शो यू दैट। या आपने देखे होंगे 40 फुट हाइट का एक डाइजेस्टर, ऐसे 4 डाइजेस्टर का एक सेट होता है। हमारे पास टेक्निकली हमको हर प्रकार का बायोमास चलता है, मगर हमारा मेन रॉ मटेरियल होगा नेपियर ग्रास, जिसे हम हाथी घास कहते हैं, जिसकी अलग अलग वेराइटी होती है, CO3, CO4, CO5, टैंगजोंग, सुपर नेपियर। और ये वेराइटी गन्ने की तरह लगती है। एक बार इसको प्लांट करने के बाद 5 से 8 साल फिर से प्लांट नहीं करना पड़े। फर्स्ट कटिंग हमको 3 महीने में मिलता है, उसके बाद एवरी 1.5 से 2 महीने में कटिंग मिलता है। मिनिमम पर एकड़ पर ईयर 150 to 250 टन इसका आउटपुट मिलता है। ये हमारा रेशियो है। बट प्रैक्टिकली हमारे एक उद्योजक है पंढरपुर तालुका में, मिस्टर भीमराव कोंडूबेरी सर, जो एक रिटायर्ड एग्रीकल्चर ऑफिसर है। उन्होंने एक नर्सरी बनाई है। उन्होंने 3 महीने बाद, मतलब 100 डे पे जो एस्टिमेट लगाया, वो पहला कटिंग का एस्टिमेट था 180 टन। और ये हमारा प्रमुख रॉ मटेरियल है। शुरू में हम कुछ किसानों से बायोमास फार्मिंग कराएंगे, क्योंकि हमको 100 से 150 टन लगेगा। धीरे धीरे हम बढ़ाएंगे और आगे जाके ओवर अ पीरियड ऑफ 2 to 3 years, 4 years, हमको 10,000 से 15,000 हेक्टर जमीन लगेगी बायोमास फार्मिंग के लिए। तो ये हमारा प्रमुख रॉ मटेरियल रहेगा। ये फैक्ट्री में आता है, इसका श्रेडिंग होता है, टुकड़े होते हैं, टुकड़े होकर डाइजेस्टर उसमें ग्राइंडर में जाएगा, पानी ऐड होगा, पानी से उसका स्लरी मतलब एक चिकल की तरह बनेगा। पंप से वो डाइजेस्टर मतलब रॉकवेल में जाएगा, उसके से ट्रैवल होकर उसमें से बायोगैस बनेगा। बायोगैस को हम फिल्टर करते हैं, उसमें से मीथेन अलग करते हैं। मीथेन, CNG का मतलब होता है मीथेन। और उसको कॉम्प्रेस करते हैं 200 प्लस बार से, 200-250 बार से, इसलिए उसे कहता है कॉम्प्रेस नेचुरल गैस। और बायोमास से बनता है, इसलिए बायो CNG, बायो कॉम्प्रेस नेचुरल गैस, या हमारे प्रोजेक्ट को गवर्नमेंट की भाषा में कहा जाता है CBG प्रोजेक्ट, कॉम्प्रेस बायोगैस प्रोजेक्ट। तो ये हमारी टेक्नोलॉजी है। दूसरा उसमें से निकलता है CO2। CO2 का यूज हम फायर फाइटिंग इक्विपमेंट जितने बनते हैं उसमें होता है। CO2 का यूज जितने हम कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, सोडा है, कोको कोला है, थम्सअप है, उसमें होता है। CO2 का रिसेंट यूज जो ग्रीन हाउस होते हैं, वो ग्रीन हाउस के अंदर एज अ फर्टिलाइजर उसको छोड़ा जाता है प्लानिंग के साथ। और उसके अलावा बहुत सारे इंडस्ट्रियल यूज भी इसके होते हैं। तीसरा जो प्रोडक्ट निकलता है दैट इज लिक्विड ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर। इस लिक्विड फर्टिलाइजर को हम ड्राई अलग करते हैं, और वो होता है हमारा ड्राई ऑर्गेनिक मैन्यूर। और उसके अलावा जो लिक्विड रह जाता है, वो लिक्विड को हम फिर से एक स्टरी टैंक में लेके जाते हैं, और वी कैन रीयूज इट फॉर आवर अदर वर्क। पहली बार अगर हमको मिक्सिंग के लिए 100 टन बायोमास है, तो 100 टन पानी लगता है, मतलब 1 लाख लीटर पानी लगता है। बट दूसरी बार जब हम यूज करेंगे तो मे बी हमको 70,000 लीटर ही लगेगा, सॉरी 30,000 लीटर ही लगेगा, क्योंकि 60 to 70% वाटर हम रिकवर करते हैं, उसको हम रीयूज करते हैं। इसी तरह से हमारी फैक्ट्री में जो बाकी के पानी होते हैं, जैसे किचन का पानी हो गया या वॉशरूम के पानी हो गए, ये भी हम रीयूज कर सकते हैं। हमारे यहाँ पे कोई भी पानी का वेस्ट नहीं होता। आवर फैक्ट्री इज अ ग्रीन कैटेगरी फैक्ट्री। टेक्निकली उसके बारे में मैं आगे विस्तार से बताऊंगा। बट हमारी फैक्ट्री में ना कोई बांस है, ना चिमनी है, ना धुआं है, ना वेस्ट है। तो इस फैक्ट्री को लगाने में हमको कहीं भी कोई दिक्कत नहीं आती, इसमें से कुछ भी बाहर नहीं जाता। नाउ विच फ्यूल विल बी द मेन फ्यूल ऑफ दिस 21st सेंचुरी? आप लोगों ने एक इन्वेस्टमेंट किया है, आप लोग बहुत सारी मेहनत करने वाले हो, आप लोग परमिशन करने वाले हो, जमीन अरेंज करने वाले हो। सो यू आर गोइंग टू पुट योर मनी एंड एनर्जी, बोथ द थिंग्स, साथ में आपका नाम भी। तो आपको ये समझना जरूरी है कि भविष्य की मुख्य इंडस्ट्री कौन सी होने जा रही है। आज मैंने बाकी के इंडस्ट्री के बारे में बता दिया,
आज 3 इंडस्ट्री है जिसके नाम पे लोग बात कर रहे हैं, या मिनिस्टर्स बात कर रहे हैं, गवर्नमेंट बात कर रही है। एक है ईवी, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, दूसरा है इथेनॉल एंड फ्लेक्स इंजन, और तीसरा है बायोफ्यूल, या जिसमें बायो सीएनजी आता है। नाउ फर्स्ट अंडरस्टैंड इलेक्ट्रिसिटी। सबसे पहले मैं ये बता दूं, ईवी इलेक्ट्रिक व्हीकल हमको लगता है कि अच्छा है, इट इज एनवायरमेंट फ्रेंडली। लेट मी टेल यू, इट इज नॉट एनवायरमेंट फ्रेंडली। ये अच्छा नहीं है। इसका पहला कारण है कि इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए आज भी भारत में 75% तक कोयले का यूज होता है, और ये कोयला इज अ पॉल्यूटेंट, ये प्रदूषण करता है। दूसरा, ये कोयला जो जमीन से हम लाते हैं, वो जमीन के ऊपर बड़े बड़े फॉरेस्ट बसे हुए हैं, तो उन फॉरेस्टों को हम डैमेज करते हैं, पूरी की पूरी इकोलॉजी को हम डैमेज करते हैं, तब जाके हमको कोयला मिलता है। तो ये कोयले के कारण बनती है इलेक्ट्रिसिटी, इट इज नॉट वायबल। कल को इलेक्ट्रिसिटी का यूज बढ़ेगा तो वी में गो टू न्यूक्लियर पावर, बट न्यूक्लियर कितना डेंजर है ये आप लोगों को पता है। तीसरा, अगर इसको इलेक्ट्रिक को देखें तो वी नीड इलेक्ट्रिसिटी। आज भी भारत देश ऐसा है कि जहाँ पे ग्रामीण भाग में 24 आवर इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल नहीं है। समझो उसको अवेलेबल करा दिया गया तो इसका चार्जिंग का इश्यू है। समझो चार्जिंग में भी टेक्नोलॉजी आ गई, फास्ट चार्जिंग हो गया जैसे मोबाइल में है, तो भी उसको लगेगी बैटरी, और ये बैटरी का 60 to 80% जो रॉ मटेरियल है, कोबाल्ट है, बाकी के मेटल्स है, ये सारा वर्ल्ड वाइड कंट्रोल्ड बाय चाइना। और इसीलिए चाइना ईवी को ज्यादा प्रोत्साहित कर रहा है। अब अमेरिका, यूरोप, उसके लिए ईवी ठीक है, क्योंकि वहां पे नेचुरल गैस हमारे जैसा नहीं उग सकता, वहां पे हमारी जैसी जमीन नहीं है, वहां पे हमारे जैसा मैन पावर नहीं है, वहां पे हमारे जैसा वातावरण नहीं है। वहां का किसान को अगर 1.5-2 लाख रुपए एकड़ पे मिलेंगे तो ही विल नॉट बी हैप्पी, बट हमारे किसान को अगर इतना फंड मिलेगा ही विल बी वेरी हैप्पी। तो हमारे और उनकी सिचुएशन अलग है, इसलिए वो लोग ईवी ईवी करते, बट इलेक्ट्रिक व्हीकल इज नॉट वायबल फॉर इंडिया। दूसरा, आज ऑन रोड 10 से 15 करोड़ व्हीकल्स है, ये व्हीकल को हम क्या फ्यूल देंगे। दूसरा, उससे अगर आगे जाए तो आज जितनी देर आप मुझे सुन रहे हो, अगर ये दिन का टाइम समझो है और जो डिस्ट्रीब्यूटर से कार के वो स्टार्ट हो चुके हैं, तो इतने समय में इंडिया में हजारों गाड़ियां बिकती है। ये गाड़ियां का 15 से 20 साल की लाइफ है, इनको हम कौन सा फ्यूल देंगे, इनके लिए तो हमको इम्पोर्ट करना ही पड़ेगा। अगर उसके आगे बात करूं तो आज मारुति कंपनी आप सब जानते हो, अगर मारुति को आप देखो तो कुछ समय पहले तक मारुति पेट्रोल गाड़ी बनाती थी और डीजल गाड़ी बनाती थी। क्या आज मारुति डीजल गाड़ी बना रही है क्या? आंसर इज नो। आज मारुति पेट्रोल एंड सीएनजी गाड़ी बना रही है। आप कोई भी सीएनजी पंप पे चले जाओ, नीचे से अगर स्टार्ट करें तो मारुति अल्टो 800 सीएनजी, सिलेरियो सीएनजी, वैगनआर सीएनजी, स्विफ्ट डिजायर सीएनजी, एर्टिगा सीएनजी, तो ये सारे सीएनजी मॉडल ला रहे हैं। तो मारुति जैसी कंपनी को पता है कि फ्यूचर ऑफ फ्यूल इज सीएनजी, और उसमें भी हमारा सीएनजी बायोफ्यूल, बायो सीएनजी विल बी अ बिगर फ्यूचर। तो इलेक्ट्रिसिटी इज अगेन आज चल रहा है। दूसरा, आपकी गाड़ी में बैटरी होती है, बाइक होता है, टू व्हीलर होते हैं, कार होती है, वो बैटरी की लाइफ कितने साल की होती है? नॉर्मली 3 to 5 ईयर। उसके बाद उस बैटरी को हम रिप्लेस करते हैं ना। इसी तरह से इस बैटरी की भी लाइफ होगी, इसको भी रिप्लेस करना होगा। जब पहली बार कोई इलेक्ट्रिक व्हीकल लेता है, गवर्नमेंट पर किलोवाट सब्सिडी देती है, बट क्या रीपर्चेस ऑफ बैटरी पर सब्सिडी मिलेगी? तो ये अच्छा होने के बावजूद प्रॉब्लमेटिक है। कल को लाखों करोड़ों बैटरी मार्केट में आएगी, इसमें लीड मतलब पारा, ये पॉइजनस है, बाकी के धातु है, तो इसको हम क्या करेंगे? तो इट इज अगेन नॉट नेचर फ्रेंडली। तो ईवी आज चल रहा है, बट उसका भी भविष्य में उतना अच्छा नहीं मानता हूँ। आप सबको पता है ब्रिटिश पेट्रोलियम, जिन्होंने रिलायंस के साथ टाइप किया है फॉर 5,000 फ्यूल पंप भारत में लगाने के लिए, उन्होंने उसके पहले एक सर्वे कराया भारत में, और सर्वे करके उन्होंने ऐसा डेटा निकाला कि भारत में बाय 2050 32% व्हीकल ईवी होंगे, तो 68% क्या होंगे? सीएनजी होंगे। तो आपका बिजनेस इज सिक्योर। दूसरा आता है इथेनॉल की बात। अब गवर्नमेंट बहुत बड़े लेवल पे इथेनॉल की बात कर रहे हैं। अब इथेनॉल इज अगेन गुड, ये हमारे देश का है, अपना है, अच्छा है। इथेनॉल मेजर किससे बनता है? तो इथेनॉल बनता है मेजर शुगर कैन से, आइदर डायरेक्टली फ्रॉम शुगर कैन, और शुगर कैन का जो वेस्ट होता है जिसे बगास कहते हैं, उसमें से बनता है। मगर ये कंट्रोल्ड बाय ओनली शुगर मिल्स होगा। शुगर मिल के पास एक्सेस होता है, वो लोग उससे इथेनॉल बनाएंगे, वो इथेनॉल बेचेंगे, और उसके कारण कहीं ना कहीं उनको बेनिफिट होगा। किसानों को जो पैसे देने में प्रॉब्लम हो रहा है वो लोग दे पाएंगे, और शुगर का प्रोडक्शन थोड़ा कम होगा। बट आज के जो इंजिन है, उस इंजिन में सिर्फ ब्लेंडिंग होता है, मतलब 10-20% हम ब्लेंडिंग कर सकते हैं। पूरे के पूरे इंजिन इथेनॉल से अभी नहीं चलते।
और इसलिए गडकरी जी ने कहा है कि वी विल ब्रिंग फ्लैक्स इंजन। अभी वो फ्लैक्स इंजन बनेंगे, मार्केट में आएंगे, उतनी गाड़ियां फील्ड में आएगी, इट विल टेक अ टाइम, 10 15 20 साल भी लग सकता है, उसमें वो सक्सेसफुल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, इट डिपेंड्स। और इसका जो रॉ मटेरियल है वो भी उतना अवेलेबल नहीं है। मैंने 3 दिन पहले ही एक वर्कशॉप किया इथेनॉल के ऊपर, मैंने इसके सारे पॉइंट चेक किए, उसका सर्टिफिकेट भी आया है मेरे पास, मैं एक्चुअली शेयर करना भूल गया। तो ये इथेनॉल को जब मैंने प्रॉपर वे से स्टडी किया तो मुझे पता चला कि हमारा जो बिजनेस मॉडल है उस बिजनेस मॉडल से कहीं गुना डिफिकल्ट बिजनेस मॉडल। जैसे कि वहां पे आपको लोन लेना है, यहाँ पे फंडिंग एमसीएल कर रही है, वहां पे आपको लोन लेना है, और लोन के लिए अगर 5 करोड़ की लोन लोगे तो 1.5 करोड़ का आपको गारंटी देना है, बैंक गारंटी, सिक्योरिटी देनी है। उसके अलावा जमीन आपकी, रॉ मटेरियल आपका, अगर कुछ भी प्रॉफिट लॉस हुआ तो पूरा का पूरा आपके सिर पे आएगा। तो रिस्क इज हायर, और कॉमन आदमी ये नहीं कर सकता। हमको ऐसा चाहिए था कि कॉमन आदमी भी अपने साथ जुड़े, सो दैट अवर टेक्नोलॉजी बायो सीएनजी फ्रॉम बायोमास। अब बाकी ये कैसे बनता है, हमारा रॉ मटेरियल क्या है, वो तो मैंने आपको बता दिया, बट इसके यूजेज क्या है। सबसे पहला यूज इसका होगा वो कार्स में होगा एज अ सीएनजी। आप पूछोगे क्या ये वो सीएनजी की तरह ही पावरफुल होगा? ये वो सीएनजी से ज्यादा पावरफुल होगा। क्यों? क्योंकि ये कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में कंट्रोल्ड रॉ मटेरियल से बनता है। इसको प्योरीफायर हम मैक्सिमम करते हैं 92% प्योरिटी मिथेन की, ये गवर्नमेंट का स्टैंडर्ड है, उसको वो सीएनजी कहते हैं, 92 to 94%। हमारी प्योरिटी मिथेन की होगी 98%। तो वी विल गिव अ बेटर सीएनजी। आज के सीएनजी की जो कैलोरीफिक वैल्यू होती है, जिसे पावर कह सकते हैं, वो होता है 52,000 किलो जूस पर केजी। हमारी अप टू 55,000 किलो जूस पर केजी जाएगी। तो जब हमारी गाड़ी का हमारा सीएनजी बायो सीएनजी कोई गाड़ी में फिल करेगा और वो गाड़ी चलाएगा, तब उसको माइलेज ज्यादा मिलेगा, पिकअप ज्यादा मिलेगा। तो फ्यूचर ऑफ फ्यूल इन इंडिया इज बायो सीएनजी। और ये आपकी इंडस्ट्री है, ये हमारी इंडस्ट्री है, एंड दिस इंडस्ट्री इज गोइंग टू रॉक द एंटायर नेशन। दूसरा, इसका यूज सिर्फ गाड़ी में होगा ऐसा नहीं है, इसका यूज इंडस्ट्रियल फ्यूल में होगा। आपने देखा होगा बहुत सारी इंडस्ट्री जो डीजल का यूज करती है, उनको गवर्नमेंट बंद कर देती है पोल्यूशन के कारण, वहां पे हम ये फ्यूल दे सकते हैं। कुकिंग इंडस्ट्री, हमारे देश एक टूरिज्म देश है, कंट्री है, वहां पे होटल से, छोटी मोटी होटल से, ये होटल्स को कुकिंग गैस चाहिए, ये भी हम दे सकते हैं। आपके घर में डोमेस्टिक कुकिंग होता है, घर में कुकिंग गैस चाहिए, ये भी हम दे सकते हैं। और इसके अलावा 1 यूनिट बायोगैस से 3 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी बन सकती है, तो हम इलेक्ट्रिसिटी भी बना सकते हैं। तो हमारे फ्यूल का, बायो सीएनजी का इतना सारा यूज है कि इसमें कभी कोई प्रॉब्लम ही नहीं आना है। मतलब अगर रिलायंस आ जाए, टाटा आ जाए, अदानी आ जाए, और भी लोग आ जाए, इट डजेंट मेक एनी डिफरेंस। इट इज लाइक अ समुद्र, समुद्र में से सब लोग 2 2 घड़े पानी निकालेंगे तो समुद्र को क्या फर्क पड़ेगा। ये इंडस्ट्री इस तरह से, और हमारे पास ये पोटेंशियल है कि हम सब मिलकर काम करें, तो वी कैन गिव 30% फ्यूल टू द एंटायर वर्ल्ड, और वी कैन बिकम फ्यूचर ऑफ ए कंट्री। ऑयल प्रोड्यूसिंग एंड एक्सपोर्टिंग कंट्री भारत बन सकता है। आने वाली सदी भारत की होगी, और वो होगी हमारे किसानों के कारण, हमारे बायो सीएनजी के कारण। तो आप सबको ये पता चल गया होगा कि बायो सीएनजी इज द फ्यूचर ऑफ फ्यूल, और वही हमारा बिजनेस है। नेक्स्ट पॉइंट, नीड ऑफ केमिकल फ्री फार्मिंग एंड अवर रोल इन दिस। मित्रों, आज केमिकल का यूज कितना बढ़ गया आप सबको पता है, हवा में बोलो या खेती में बोलो। खेती में अलग अलग प्रकार के पेस्टिसाइड, यूरिया, बाकी की चीजें यूज होती है। वही यूरिया जमीन में रहता है, जब बारिश गिरती है वही सारा केमिकल, वही सारे पेस्टिसाइड, वो पानी के हमारे जो स्रोत है, जो अंडरग्राउंड वाटर है, या हमारे नदी है, तालाब है, या झरने हैं, उसके अंदर जाता है, और वही पानी अल्टीमेटली हम पीते हैं। एयर पोल्यूशन आपको पता है, समुद्र में भी इतना पोल्यूशन, हम इतना कचरा डालते हैं कि वो भी एक प्रॉब्लम है। आज केमिकल फार्मिंग के कारण जो हम खा रहे हैं, उसके कारण सबसे पहले आज आप लोगों ने एक चीज देखी होगी, मेजर मेजर लोगों को एसिडिटी का प्रॉब्लम होता है। मुझे बताओ क्यों होता है? क्योंकि आपके खाने में केमिकल्स है, आपके पीने में केमिकल्स है, और आपके शरीर में केमिकल्स है। जब केमिकल बढ़ेंगे शरीर में तो एसिडिटी तो बढ़ेगी। वो एसिडिटी का अगला रूप है अल्सर। बहुत लोगों को अल्सर के प्रॉब्लम होते हैं। मुझे बताओ इतने अल्सर क्यों होते हैं? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस? दिस इज केमिकल। कुछ लोगों को आज डायबिटीज हो रहे हैं, कुछ नहीं, करोड़ों लोगों को हो रहे हैं। तो पहले क्यों नहीं होते थे, आज क्यों हो रहे? यही है उसका कारण, केमिकल। आज कैंसर इज अ बिग 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 प्रॉब्लम। आप डेटा देखो, मैं बोलता हूँ इसलिए मत मानो, चेक करो, आपको पता चलेगा क्या है। 2 आर्टिकल आए थे मराठी पेपर में, हमने ग्रुप में शेयर किए थे, वापस शेयर कर दूंगा। एक में ऐसा लिखा था कि जो प्लास्टिक की थैली में जो दूध होता है, वो दूध में जो मिक्सिंग हो रहा है, ये मिक्सिंग वाला, मिलावट वाला दूध,
हर रोज भारत के लोग 50 करोड़ लीटर दूध पी रहे, 50 करोड़ लीटर मिलावट वाला दूध, केमिकल वाला दूध हम पी रहे। और उससे भी ज्यादा खतरनाक एक खबर है, वो डब्ल्यूएचओ की है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। डब्ल्यूएचओ का ऐसा कहना है कि ये प्लास्टिक की थैली के दूध के कारण बाय 2025, मतलब 4 साल, 50-50 नहीं, 4 साल में 86 इंडियन पीपल, 86% इंडिया के लोग कैंसर से ग्रसित होंगे। 136 करोड़ में से 100 करोड़ लोग अगर कैंसर वाले होंगे, जस्ट थिंक कि क्या होगा हमारे देश का। वी विल बी कॉलेप्स, वी विल बी फिनिश। तो इससे बचना बहुत जरूरी है, और अगर इससे बचना है तो ऑर्गेनिक फार्मिंग इज द ओनली वे, इट इज द ओनली सॉल्यूशन। और ये बेचारे किसान भी जानते हैं, बट वो कर नहीं पाते। क्यों नहीं? क्योंकि ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए जो बेस्ट ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर चाहिए वो बहुत महंगा है। ऑर्गेनिक बायोपेस्टिसाइड चाहिए, ऑर्गेनिक सीड चाहिए। उसको अगर वो अकेला खेती करेगा तो उसको मार्केट कौन दिलाएगा? उसको मार्केट चाहिए, सपोर्ट चाहिए। ये सारी चीज हमारे किसानों के पास अवेलेबल नहीं है, और इसलिए हमारा किसान जानते हुए समझते हुए भी केमिकल फार्मिंग में जा रहा है। मगर अब वो टाइम आया है, अगर नहीं जागे तो हम बचेंगे नहीं, खत्म हो जाएंगे। डॉक्टर्स ऐसे कहते हैं कि आने वाले 10 से 15 साल में ऐसी परिस्थिति होगी, हर घर कैंसर होगा। तो क्या लगता है आपको, इसको बदलना चाहिए कि नहीं? और अगर इसको बदलना है तो देयर इज ओनली वन सॉल्यूशन, दैट इज ऑर्गेनिक फार्मिंग। एमसीएल क्या करने जा रही है? एमसीएल की फैक्ट्री में जो ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर बनेगा वो हम किसानों को सप्लाई करेंगे 20 रुपीज पर केजी से। अब आप ये सोचोगे अरे इतने रुपए से कौन ये फर्टिलाइजर लेगा, हमको भी पता है कोई नहीं लेगा। तो हम क्या करेंगे, उनको फर्टिलाइजर हमारे मेंबर्स को इनिशियली इफ रिक्वायर्ड फ्री में देंगे, उनसे ऑर्गेनिक फार्मिंग कराएंगे, वो हम लेंगे। जब हम लेंगे उनके प्रॉफिट में से वो पैसे काटेंगे। अगर कहीं प्रॉब्लम आया तो हम उसको में वैल्यू एडिशन करेंगे, और वैल्यू एडिशन करके एक सिंपल ब्रांड, एक ब्रांड बना के हम उसको बेचेंगे। एक उदाहरण मैं देता हूँ, अगर आप में से कोई गेहूं का किसान होगा, क्योंकि आप सब कहीं ना कहीं किसान या किसान से परिवारों से बिलोंग करते हो, तो गेहूं जब उगता है तब वो गेहूं नॉर्मली 18 रुपए किलो में बिकता है। वही गेहूं मुंबई दिल्ली जैसे मतलब कोई भी शहर में जाता है वो 35 रुपए किलो बिकता है। वही गेहूं को अगर 2 रुपए का खर्चा करके उसका आटा बना दिया जाए, उसके प्लास्टिक बैग में ब्रांडिंग कर दी जाए, तो वो 50 to 60 रुपीज में बिकता है। और अगर उसको ऑर्गेनिक करके बेचे तो पूरी दुनिया में बेचा जा सकता है। मगर हमारा किसान ये नहीं कर पाता, क्योंकि उसके पास वो स्टोरेज की कैपेसिटी, वो होल्डिंग की कैपेसिटी, वो मार्केटिंग की कैपेसिटी, वो ब्रांडिंग की कैपेसिटी नहीं है। और ये काम एमसीएल करने जा रही है। हम कोई भी प्रोडक्ट को एज इट इज बेचना नहीं चाहते, हम उसमें वैल्यू एडिशन करेंगे, बिस्किट्स बनाएंगे, आटा बनाएंगे, जो भी बनता है वो बनाएंगे और वो बेचेंगे। और उसके कारण बहुत अच्छा मार्जिन हमारे पास आएगा। और वो मार्जिन किसका है? हमारे किसानों का। हम किसानों को देंगे, ज्यादा से ज्यादा आपको देंगे, और जो एमसीएल को जरूरत होगा वही एमसीएल रखेगा। मित्रों, ये ऑर्गेनिक फार्मिंग का फ्यूचर इंडिया में है। पूरी दुनिया अब इसकी तरफ जा रही है। कुछ स्टेट ऐसे जिन्होंने ऑलरेडी कह दिया, जैसे मेघालय, जहाँ पे केमिकल फार्मिंग बंद कर दिया गया। और ये हमारी जरूरत नहीं है, ये हमारी मजबूरी है अगर हमको जिंदा रहना है तो ऑर्गेनिक फार्मिंग इज फ्यूचर ऑफ इंडिया। और इसके लिए सारी आवश्यक चीज हमारी खुद की है, जो हम किसानों को देंगे और इससे ऑर्गेनिक फार्मिंग कराएंगे। दिस इज गोइंग टू बी अ बिगर इंडस्ट्री। मतलब आने वाले सालों में हमारी फ्यूल की इंडस्ट्री से भी बड़ी हमारी ऑर्गेनिक प्रोडक्ट की इंडस्ट्री होने जा रही है। तो अवर इंडस्ट्री है फ्यूल एंड फूड। दो चीज है जो कोरोना में बंद नहीं हुई। सिंपल भाषा में कहूँ तो खाना, और दूसरा है पकाना। ये दो चीज कभी बंद नहीं हुई। खाना लोगों को लगता ही है, फूड लगता ही है, और फ्यूल लगता ही है। तो ये हमारी बिजनेस है, ये हमारी इंडस्ट्री है। एक बार आप मेहनत करके डेवलप करोगे, इट विल टेक जनरेशन को उसका फायदा मिलेगा। स्टेप बाय स्टेप वर्क फॉर योर ओन बायोफ्यूल स्टेट प्रोजेक्ट। अब आपकी ड्यूटीज, आपके रोल्स और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बताता हूँ। सबसे पहले आप लोग वो हो जिन्होंने ऑलरेडी गूगल फॉर्म भरा, इंटरव्यू दिया, इंटरव्यू में पास हुए, और उसके बाद आपने आपकी 10,05,000 भरे, जिसके आपको एमसीएल के प्रमोटर को शेयर मिलने वाले हैं। इसका प्रोसेस है, वो करेंगे, वो आपको मिल जाएंगे। अब आप लोग एमसीएल से जुड़ चुके हो, तो अब आपको क्या करना है? तो सबसे पहले आपका काम करना है एमबीएस कंपनी, एमसीएल बायोफ्यूल स्टार्टअप कंपनी का रजिस्ट्रेशन करना है। अब इसका रजिस्ट्रेशन कैसे होता है? तो रजिस्टर्ड ऑफ कंपनी में एज अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी इसका रजिस्ट्रेशन होता है। इसका ऑथोराइज कैपिटल 15 लाख लगना है इनिशियली। 15 लाख क्यों? ये 15 लाख तक की जो फी है वो कॉमन है, उसमें कोई एक्स्ट्रा फी नहीं लगती। आप 1 लाख दिखाओगे तो भी वही फी लगेगी, 15 लाख दिखाओगे तो भी वही फी लगेगी।
शेयर वैल्यू इसका 1 रुपए का एक शेयर रखना है। हमारे पहले के लोगों ने गलती की है, 10 रुपए का एमबीएस का शेयर रखा है। अगर पुराने लोग होंगे तो उनको 1 का करना है, और नए लोगों को 1 रुपीज ईच शेयर की 15 लाख ऑथोराइज शेयर कैपिटल की प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनानी है। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाने में कम से कम 2 डायरेक्टर लगते हैं, और ये आप कोई भी सीएस या सीए के थ्रू बना सकते हो। कंपनी के पास भी कुछ रिकमेंडेशन है, आपके सीनियर बीडीए के पास भी लोग हैं, आप उनसे कंसर्न व्यक्ति का नाम नंबर ले सकते हो, जो लोग आपको इकोनॉमिकल रेट में ये कंपनी बना के देंगे। उसका पेड अप कैपिटल जो है वो 10,000 रुपये ही रखना है। क्यों 10,000 रखना है? क्योंकि आप सबको 2 पार्टनर हो, तो दोनों पार्टनर को 5,000 रुपये भरने, 5,000 शेयर उसके आपके, मतलब 50% शेयर आपके पास आ जाएंगे। और अगर आपने 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख पेड अप कैपिटल दिखाया, तो उतना पैसा आपको इमीडिएटली बैंक अकाउंट ओपनिंग के टाइम पे भरना पड़ेगा। तो वाई टू ब्लॉक योर मनी, अपने पैसों को क्यों अटकाए? इसलिए इनिशियल स्टेज में आपको सिर्फ 10,000 रुपये ही पेड अप कैपिटल रखना है। एओए, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन एंड मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, ये ऐसे डॉक्यूमेंट होते हैं जो कंपनी के सारी चीजों को डिफाइन करते हैं। ये एमसीएल कंपनी के अपने बनाए हुए फॉर्मेट है। हमारे साथ जो काम करने वाले सीए, उनके पास वो फॉर्मेट है। मगर आप और किसी के पास करा रहे हो तो आपके कंसर्न बीडीए से, सीनियर बीडीए या प्राइम बीडीए में, या फिर एमसीएल ऑफिस में आपको जो कोऑर्डिनेटर दिया गया हो, उसके थ्रू ये एओए और एमओए जरूर ले ले, क्योंकि उसी के हिसाब से आपको काम करना है। नहीं तो आप कंपनी रजिस्टर्ड करोगे मगर वो कंपनी एमसीएल के लिए प्रॉपरली एलिजिबल नहीं रहेगी। उसके बाद का आपका नेक्स्ट स्टेप है बैंक अकाउंट ओपन करना। बैंक अकाउंट ओपन करने के बाद उसका कमेंसमेंट करना सीए के थ्रू। कमेंसमेंट के साथ साथ आपको रजिस्ट्रेशन इन एमबीएस सॉफ्टवेयर, एमसीएल ने एक सॉफ्टवेयर बनाया जिसे हम एमबीएस सॉफ्टवेयर कहते हैं। बट अभी फिलहाल पहले जो 142 प्रोजेक्ट है उन्हीं का रजिस्ट्रेशन चल रहा है। आपका आगे रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा तब आपको उस सॉफ्टवेयर में रजिस्ट्रेशन करना है। ये सॉफ्टवेयर में आपकी कंपनी की सारी डिटेल, आपके डायरेक्टर की डिटेल, उनके नंबर, उनके एओए, एमओए, बैंक डिटेल, उसके अलावा आप जैसे जैसे जो जो परमिशन लेते जाओगे, लैंड का अरेंजमेंट करते जाओगे, वो सारे डॉक्यूमेंट अपडेट करना है। तो बाय डिफॉल्ट ऑटोमेटिकली एमसीएल को पता चलेगा कि आप किस स्टेज पे पहुंचे। हमारे पास भी इतना लोड है कि कल को हम भी शायद किसी को फॉलोअप ना कर पाए, मगर ये सॉफ्टवेयर में जब आप चीजें अपडेट करोगे तो एमसीएल को बाय डिफॉल्ट पता चल जाएगा कि मेरी टीम में से कौन सा व्यक्ति कहां तक पहुंचा है और किसका काम मैं स्टार्ट कर सकता हूँ। तो ये स्टेप है एमबीएस कंपनी के। इन फ्यूचर इट विल बिकम अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी ऑफ ₹1 × 50 करोड़ शेयर। आने वाले भविष्य में आपकी जो लोकल कंपनी है एमबीएस कंपनी, ये भी एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी बनेगी और ये भी आईपीओ में जाएगी। ये ₹1 फेस वैल्यू की 50 करोड़ शेयर की कंपनी बनेगी। ये करने के लिए एमसीएल विल सपोर्ट यू। ये कैसे होगा इसकी चिंता आप आज ना करें, उसका रोड मैप हमारा रेडी है, वो टाइम आने पे कंपनी बताएगी। इसमें से 10% पार्टनर आपका रहेगा आजीवन, इससे कम कभी भी नहीं होगा। 10%, मगर नॉट 10%, अप टू 10%, मतलब वो 0.25 से लेके 10% तक का पार्टनरशिप या इक्विटी ये हम फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी को देंगे, डिपेंड अपॉन उनका इन्वेस्टमेंट। अगर किसी फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी का 5 करोड़ इन्वेस्टमेंट आया तो उनको 10% जाएगा, क्योंकि 50 करोड़ की कंपनी है। मगर किसी का 50 लाख ही आया तो उसको 1% ही जाएगा, और उससे भी कम आया तो डेफिनेटली वो कम जाएगा। और बाकी का जो शेयर है वो एमसीएल के पास रहेगा, इट विल बी अप टू 90%। और इसमें से 20% एमसीएल ऑलवेज उस तालुका के विकास के लिए और किसानों के भले के लिए खर्च करेगी। रेस्ट 60% वो एमसीएल के पास जो प्रोविजन है वो इसलिए है कि जो फंडिंग आ रहा है, तो जो बाकी के प्रोविजन है उसके लिए वो प्रोविजन रखा गया है। समझो आपने एक कंपनी स्टार्ट की, ये कंपनी 50 करोड़ शेयर की कंपनी बननी है। पहले दिन जब आपने प्रोडक्शन चालू किया तब 1 टन का प्रोडक्शन हो रहा है, फिर वो 10 टन आउटपुट पे गई, 100 टन आउटपुट पे गई, 200 टन आउटपुट पे गई, इट कैन गो अप टू 500 टन आउटपुट। और ये हमारा टारगेट है हर तहसील के लिए। बट ये एक फैक्ट्री नहीं होगी, मल्टीपल फैक्ट्री होगी, और ये आप ही के बैनर के नीचे लगेगी, हर एमबीपी प्रोजेक्ट में लगेगी। तो समझो 1 टन पे शेयर का वैल्यू ₹1 है, तो 100 टन पे शेयर का वैल्यूएशन ₹100 पे जाएगा, 200 टन पे ₹200 पे जाएगा। अगर ₹100 पे भी गया शेयर का वैल्यूएशन और हम स्टॉक मार्केट में जाते हैं, आईपीओ में लिस्टिंग होते हैं, तो आपके 50 करोड़ शेयर का वैल्यूएशन होता है 5,000 करोड़ रुपीज, और आपके जो 10% शेयर है उसका वैल्यूएशन होता है 500 करोड़ रुपीज। ये अपॉर्चुनिटी एमसीएल आपको दे रही है, कॉमन मैन को दे रही है। इट विल टेक सम टाइम, ये 3 से लेके 8 साल का प्रोसेस है, बट मैं 5 से 8 साल बताता हूँ। जितना लेट होगा उतना वैल्यूएशन ज्यादा होगा, उतनी फैक्ट्री ज्यादा होगी। तो ये फ्यूचर है आपका मित्रों। एक प्रॉफिट कमाओगे, नाम कमाओगे, दैट इज डिफरेंट, बट यू विल बिकम बिलियनर, मिलियनर, और एक
यूनिकॉर्न कंपनी, आपकी कंपनी एक यूनिकॉर्न कंपनी बनेगी, ये कंपनी ने प्लानिंग किया है, तो ये शेयर का विषय है। वी नीड टू सपोर्ट अवर फार्मर, हमारे किसानों को सपोर्ट करना ये हमारा प्रमुख लक्ष्य है। दोस्तों, डॉक्टर श्याम गोलब सर या एमसीएल के पास ये ऑप्शन ऑलवेज ओपन था कि वो बड़े बड़े इंडस्ट्रीज के साथ जाके काम करे, बड़े बड़े उद्योजकों के साथ जाए, फैक्ट्री लगाए और एक अच्छी जिंदगी जिए। अगर मैं खुली बात कहूँ तो सिर्फ कोलाड का प्लांट भी अगर वो चलाते हैं ना, तो भी वो लोग राजा की तरह जी सकते हैं। और आज जो उनकी पोस्ट है कलेक्टर की, वो भी पोस्ट उनको एक अच्छी जिंदगी देने के लिए इनफ है। मगर डॉक्टर श्याम गोलब सर एक मध्यम वर्गीय नहीं, अगर खुला कहूँ तो गरीब परिवार से आते। बचपन में उनके पिताजी का साया चला गया, उनकी माताजी ने बहुत कष्ट करके, बहुत मेहनत करके उनको बड़ा किया। बीइंग इन महाराष्ट्रियन फैमिली, उनको एक बात सिखाई गई, पढ़ोगे तो कुछ बनेगा, नहीं तो कुछ होने वाला नहीं। उन्होंने अच्छी से अच्छी पढ़ाई की, डॉक्टरेट किया, नंबर 1 आए। उसके बाद उनका कनेक्शन हो गया, उनको लगा कुछ देश के लिए करते, तो उन्होंने आईएएस आईपीएस की तैयारी शुरू की। उस समय उनका कनेक्शन हो गया डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम से, और उन्होंने वो भी छोड़ा। कलेक्टर की पोस्ट होने के बावजूद भी 20 साल उन्होंने अपने जीवन के इस विषय को दिए। और ये क्यों दिए हैं? क्योंकि कॉमन मैन को इस इंडस्ट्री में लाना है, किसानों का भला करना है, और इसलिए किसानों को हमारे साथ जोड़ना ये बहुत ज्यादा जरूरी है। अब इसके लिए क्या किया जाए, तो इसके लिए एक व्यवस्था खड़ी की। मित्रों, भारत में व्हाइट रिवोल्यूशन हुआ, जिसे हम अमूल रिवोल्यूशन कहते हैं। आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड किसानों को साथ में लेके दूध का व्यवसाय बढ़ाया गया। भारत में काम करने के दो प्रकार है, एक कॉपरेटिव सिस्टम है, एक कॉर्पोरेट सिस्टम है। दोनों के अच्छे पॉइंट को लेके जो मॉडल बना है उसे कहते हैं प्रोड्यूसर कंपनी एक्ट, या फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी कहते हैं। इसका मतलब क्या? तो एफपीसी में एक व्यक्ति आजीवन उसका मालिक बन के नहीं रह सकता, मगर इट इज लाइक अ कंपनी, उसका रजिस्ट्रेशन आरओसी में होता है, और वो कंपनी उसके एमओए में लिखे हुए कोई भी बिजनेस कर सकती है। इट कैन लाइक लाइक अ प्राइवेट लिमिटेड नहीं, पब्लिक लिमिटेड कंपनी। और ये कंपनी हम हर तहसील में बना रहे हैं, क्योंकि हमको किसानों को जोड़ना है। अगर हमको 5,000, 10,000, 15,000 किसानों को जोड़ना है, आपको 15,000 किसानों को जोड़ना है, तो एक एक किसान को तो हम कनेक्ट नहीं कर सकते ना। तो उनको कैसे कनेक्ट करना है? ये फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी के थ्रू करना है। और इस फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी को एमसीएल का दिया हुआ नाम है एमसीएल प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, मतलब एमपीओ। तो इट इज वन एंड द सेम, एमपीओ इज अ फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी। इसका रजिस्ट्रेशन आरओसी में होता है, कंपनी एक्ट है, प्रोड्यूसर कंपनी एक्ट इसमें होता है। अब इसके भी कुछ नियम समझ लेते हैं। सबसे पहले इस कंपनी को रजिस्टर करने के लिए 10 किसान लगते हैं। उनका आधार कार्ड, पैन कार्ड, उनका ईमेल नंबर, उनका मोबाइल नंबर और लेटेस्ट बैंक स्टेटमेंट। वो 100 रुपए की भी एंट्री होगी तो भी चलेगा, बट इमीडिएट का बैंक स्टेटमेंट लगता है, और एक फार्मर सर्टिफिकेट लगता है। अगर आप खुद किसान नहीं हो, मतलब आपके नाम पे किसान जमीन नहीं है, आपके पिताजी के नाम पे और किसी के नाम पे, चलेगा। आपको आपके कृषि अधिकारी, एग्रीकल्चर ऑफिसर या फिर तहसीलदार के पास से फार्मर प्रोड्यूसर का प्रोड्यूसर सर्टिफिकेट मिलता है। मगर तहसीलदार के पास से टेक टाइम, अगर आप एग्रीकल्चर ऑफिसर के पास जाते हो तो जल्दी मिलता है, बट वो लोग ड्रामा करते हैं। इसी ड्रामा मेरी एक कंपनी में हुआ था, श्याम शंकर एग्रो प्रोड्यूसर कंपनी में। उस समय पे मैंने प्राइम मिनिस्टर मोदी की जो ऐप है, उस ऐप पे डायरेक्ट कंप्लेंट डाल दी थी। अभी मुझे कॉल आया था, यहाँ पे एक संस्था है महाराष्ट्र में, सॉरी गवर्नमेंट का बॉडी है, जिसको आत्मा कहते हैं, आई थिंक आत्मा से। तो वो उन्होंने मुझे पूछा कि आपका वो फार्मर प्रोड्यूसर का सर्टिफिकेट मिलने में प्रॉब्लम आ रहा था, आपका हो गया? मैंने बोला हाँ हो गया। तो मैंने उनको सजेशन दिया कि मैडम, ये लोगों को इतनी तकलीफ हो रही है, इतना टाइम दे रहे हैं, तो बोले नहीं, हमने इंस्ट्रक्शन दिए 3 दिन के अंदर जाना चाहिए। तो आप किसी को अगर एप्लीकेशन देते हो, कोई डिनाई करता है, तो उसको बोला आइदर यू गिव और आई विल गो टू, आगे जाके मैं कंप्लेन करूंगा, आपको आराम से सर्टिफिकेट मिलेगा। क्योंकि फार्मर सर्टिफिकेट में वो क्या देखते हैं, आप किसान हो कि नहीं, या किसान परिवार से हो कि नहीं। दुग्ध व्यवसाय वाला भी किसान है, मधुमक्खी पालन वाला भी किसान है, अगर आप शेड़ी पालन कर रहे हो तो भी आप किसान है। सिर्फ फार्मिंग खेत मजदूर हो ना, खेत के मजदूर, तो भी आप किसान हो। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ जिसके नाम पे 7/12 है वही किसान है। ये डॉक्यूमेंट सीए को देके आपकी फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी रजिस्टर होती है। इसमें भी सेम वे, ऑथराइज कैपिटल 15 लाख लगना है, क्योंकि उसकी फी उतनी ही है। और इसमें 1 रुपए का एक शेयर नहीं होगा, इसमें 10 रुपए का एक शेयर होगा। एफपीसी का शेयर 10 रुपए का होगा। पेड अप कैपिटल सेम 10,000 होगी। 10 लोग अगर आप हो तो 1,000 एक के हिस्से से होगी। इसमें 10 रुपए का शेयर। एओए और एमओए अगेन इसका भी हमारा कॉमन है, ये भी आप हमारा ही ले और उससे बनाए। उसके बाद आपको एमपीओ ऑफिस स्टार्ट करनी है। ऑफिस का डेकोरेशन, लिटरेचर, प्रचार प्रचार के लिए पैम्पलेट, ये सारा आपको आपके सीनियर मीडिया के सपोर्ट से मिल जाएगा, या और भी लोग जो प्रोजेक्ट करे उन्होंने बनाया उनके पास से मिल जाएगा। और इसमें आपको 15,000 किसानों को जोड़ना है।
इसके मॉड्यूल का है तो चैनल पार्टनर एक ऐसा व्यक्ति जो ग्राम पंचायत का रहने वाला है, वो आशाताई वर्कर हो सकती है, आंगनवाड़ी सेविका हो सकता है, पुलिस पाटिल हो सकता है, वो कोई बच्चा कोई भी पढ़ा लिखा कम पढ़ा लिखा व्यक्ति हो सकता है, जो आपको इसमें जोड़ता है, जोड़ने में लोगों को हेल्प करता है। ऐसे व्यक्ति को आप टारगेट देते हो कि भाई आपको 200 300 इतने लोगों को जोड़ना है। अगर वो व्यक्ति जोड़ता है तो उसको हम कहते हैं चैनल पार्टनर, और इस चैनल पार्टनर को आगे जाके कोई भी एजेंसी में हम प्राधान्य दे सकते हैं। दूसरा, इन लोगों को जॉब दे सकते हैं, और आगे जाने वाले समय में रॉयल्टी का प्रोविजन भी ऐसी एक कोर टीम के लिए रखा गया है, जिसमें चैनल पार्टनर हो गए, आपके एमपीओ डायरेक्टर होंगे, और कंसल्टिंग बॉडी होगी जो वहां के रिटायर्ड गवर्नमेंट ऑफिसर, लॉयर, सीए ऐसे लोगों की होगी। बट ये फिगर कितना है ये आज क्लियर करने की जरूरत नहीं है, क्यों? इट विल क्रिएट कंफ्यूजन, बट यस वी हैव अ प्रोविजन। जो व्यक्ति एक्टिव रहेगा, जो व्यक्ति हमसे जुड़ा रहेगा, हमारे साथ काम करता रहेगा, उसके लिए रॉयल्टी का प्रोविजन है। दूसरे, आपके ग्राम पंचायत के एमबीपी होल्डर हो सकते हैं। तीसरी स्ट्रेटेजी है सेमिनार सेमिनार सेमिनार। मित्रों, पहला आपका काम है, आपके तालुका में कितनी ग्राम पंचायत है, हर ग्राम पंचायत में एक सेमिनार होना चाहिए। अब ये सेमिनार कैसे होना चाहिए, क्या होना चाहिए, क्या बताना चाहिए, क्या तैयारी करनी चाहिए, ये आपके सीनियर मीडिया से सीखो या उन लोगों से सीखो जिन्होंने किया है। और 5M सेशन एवरी ट्यूजडे को होता है, जिसमें एक व्यक्ति अपना अनुभव शेयर करता है। ऐसे कुछ सेशन यूट्यूब पे हमारे प्राइम मीडिया ने रखे हुए अपने अपने चैनल पे, उसको देखो तो आपको पता चल जाएगा उन्होंने कैसे शुरुआत की, कैसे काम की। 5 वीडियो आप देखोगे ना, आपको पता चल जाएगा कि आपको कैसे सेमिनार करना है। शुरू में मेंबर बनाने की कोशिश मत करो, शुरू में जाओ अवेयरनेस करो। वो बोलते हैं मेंबर कैसे बनना है, बोला ऐसे ऐसे आपको बनना है, 100 रुपया प्रोसेसिंग फी, 10 रुपए का एक शेयर, शेयर कैन बी एनी नंबर, 10 रुपया, 100 रुपया, 1000, 10,000, 15,000, 50,000, जितना उसकी इच्छा वो ले सकता है। और प्रोसेसिंग फी वन टाइम 100 रुपीज है। बट शुरू में आप थोड़ा सा स्ट्रेटेजिक रहो। उनको बोला अभी हमने मेंबर बनाना स्टार्ट नहीं किया, अभी हम सिर्फ अवेयरनेस कर रहे हैं, एक यूनिवर्सिटी करो। उनको बोला हम 10,000 मेंबर ही बनाने वाले, मगर 15,000 ही बनाने वाले, मगर अभी हम अवेयरनेस कर रहे हैं, मेंबर बनाना चालू करेंगे तब हम आपको बताएंगे। और ऑलवेज कोशिश कीजिए कि उस गांव में जब आप प्रोग्राम करो, कोई ना कोई एक ऐसा कमिटेड व्यक्ति चैनल पार्टनर की तरह वहां एफर्ट होना चाहिए, जो आगे जाके आपके लिए काम करेगा। और ये सेमिनार इज द वे ऑफ सक्सेस। यहाँ पे ऐसे ऐसे लोग हैं जिन्होंने 15 दिन, 10 दिन, 20 दिन सेमिनार लिए मेंबर बनाने के लिए, जीरो रिजल्ट जीरो था। और फिर ऐसा टाइम आया कि 2 से 3 महीने में उनके 10-10, 15-15 हजार मेंबर हो गए। तो इट इज नॉट टफ। और जब आज हमारा काम दिख रहा है, जब हमारा नाम दिख रहा है, अब तो ये बिल्कुल कठिन नहीं है। मगर जब इन लोगों ने शुरुआत की, जिन्होंने आज बनाया है, मैं इनको सैल्यूट करता हूँ, क्योंकि तब बहुत संघर्ष था। इट वॉज नॉट अ इजी वर्क। बट आज आप लोगों के लिए रोल मॉडल से, सक्सेसफुल मॉडल से, तो आप लोगों को ये करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। बट हाँ, मेहनत करनी पड़ेगी, देयर इज नो अल्टरनेट टू हार्ड वर्क। नेक्स्ट स्टेप है आपका रजिस्टर इन एमपीओ एप्लीकेशन। जैसे एमबीएस का सॉफ्टवेयर है, वैसे एमपीओ का सॉफ्टवेयर है। आपके एमसीएल के कोऑर्डिनेटर से बात करके आपका एमपीओ रजिस्टर्ड होने के बाद उसमें आपको सारा एंट्री करना है। उसमें से आपको आईडी पासवर्ड आएगा। जब आप किसी को मेंबर बनाते हो, उसमें आप एंट्री करोगे और वो डेटा एमसीएल के पास आ जाएगा। एक डिजिटल रिसीप्ट उनको जाएगी और उनको पता चलेगा कि वो एमसीएल के इस तालुका के इस नाम के प्रोड्यूसर कंपनी के मेंबर बने हैं। और एमसीएल को ये पता चलेगा कि आपके कितने मेंबर बने। आपको बताना नहीं पड़ेगा कि मेरे 2,000 बने, 5,000 बने, 10,000 बने। एमसीएल को बाय डिफॉल्ट पता चलेगा। ये आपका एक लक्ष्य है। व्हाट इज नेक्स्ट? अब ये मेंबर क्यों जुड़ेंगे, इनको क्या फायदा है, क्यों मुझे जुड़ना चाहिए, क्यों मुझे 110 रुपए भी देने चाहिए? तो इसके जवाब है, सबसे पहले हम लोग शुरुआत में जब ये फैक्ट्री लगाएंगे तो 50 से शुरू होकर 2,500 लोगों को डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। आप सब जानते हो कि आज एक नौकरी पाने के लिए आदमी बीकॉम करता है, एमकॉम करता है, नाना प्रकार की डिग्री, डिप्लोमा करता है, क्या उसके बाद भी जॉब की गारंटी है? क्या नहीं ना। तो यहाँ पे हम इतने लोगों को गारंटेड जॉब दे सकते हैं फेज वाइज। तो जो पहले आएगा, जो टारगेट करेगा, पहले हम चैनल पार्टनर को देखेंगे, हमारे एमपीओ डायरेक्टर को देखेंगे, उसके बाद हम मेंबर को देखेंगे। तो इतने लोगों की तो जॉब अपॉर्चुनिटी हम डायरेक्ट क्रिएट कर रहे हैं। इनडायरेक्ट जॉब अपॉर्चुनिटी और लोगों की होगी। इसके अलावा बायोमास फार्मिंग शुरू में कुछ लोगों से करेंगे, आगे जाके हजारों लोगों से करेंगे। तो ये चांस हमको उनको देंगे। उसके अलावा ऑर्गेनिक फार्मिंग के सारे इनपुट हम उनको देंगे। तो हमारे पास उनका डेटा होना चाहिए, क्योंकि हमको प्रोडक्ट वापस लेना है, उसको प्रोसेस करना है, उनको भी कमा के देना है, हमें भी प्रॉफिट कमाना है। तो ये काम हम उनके साथ करेंगे। सारे मेंबर को हम एक डिस्काउंट कार्ड देंगे। नाउ दिस डिस्काउंट कार्ड इज द अमेजिंग पॉइंट। अगर किसी व्यक्ति को ब्रेन होना, तो सिर्फ डिस्काउंट कार्ड पे ही 15,000 मेंबर करके आ सकता है। अब ये कैसे होगा मैं बताता हूँ।
समझो आपके तहसील में सीएनजी का प्रोजेक्ट है, नहीं है तो कुछ समय में आ जाएगा। और वहां पे एमसीएल का भी एक पंप आया, आप एमसीएल का कार्ड लेके पूरे इंडिया में कल को एमसीएल के कोई भी पंप पे जाओगे, आपको सिर्फ 1% डिस्काउंट मिलेगा। तो आपको कितना फायदा होगा? आपने भरे होगे 110 रुपए, और पहली बार जब सीएनजी भराओगे तो 500 रुपया फायदा हो सकता है, डिपेंड अपॉन आप कौन से व्हीकल में कर रहे हो। ये एमसीएल के हर प्रोडक्ट पे डिपेंड अपॉन उस समय की परिस्थिति, गवर्नमेंट लॉ, आपको कुछ ना कुछ बेनिफिट मिलेगा। आपने मेंबरशिप के पैसे कितनी बार भरे? कितनी बार? एक बार। डिस्काउंट कितनी बार लोगे आप? एक बार। ऐसे ही होना चाहिए ना? नहीं, अनेक बार लोगे, लाइफ टाइम लोगे। और ये डिस्काउंट कार्ड के लिए लेट मी टेल यू, एक टाइम था जब हमारे सीनियर माने सर के साथ, मेरे उपाध्याय सर के साथ मैंने काम शुरू किया। वो समय ऐसा था कि हम 15,000 का शेयर दे रहे थे लोगों को, जस्ट टू कनेक्ट देम। वो भी लोग लेते नहीं थे। तब मैं कहता था कि एक टाइम ऐसा आएगा कि लोग है ना तालुका बुक करने को लाइन लगाएंगे। आज हम दिन में 10-10, 20-20 लोगों को रिजेक्ट कर रहे हैं, मतलब दिन में 1-1, 2-2 करोड़ को हम डिनाई कर रहे हैं। आज आपको बता दूं, सिटिंग राज्यसभा सांसद, मेंबर ऑफ अपर हाउस सुमेर सिंह सोलंकी जी, ऐसे प्रतिष्ठित व्यक्ति ने प्रोजेक्ट बुक किया है। हमारे भूतपूर्व राष्ट्रपति प्रतिभा ताई पाटिल के भतीजे शेखावत जी, उन्होंने प्रोजेक्ट बुक किया है। कई एमएलएस ने प्रोजेक्ट बुक किया है। आज ऐसा समय आ गया है कि एक एक तालुका के लिए 10-10 डिमांड आ रही है, फोन आ रहे हैं, मिनिस्टरों के फोन आ रहे हैं। तो आप लोग लकी होगा, आपको ये प्रोजेक्ट मिला है। कुछ समय बाद आपके तहसील में भी ऐसा ही होगा, आप देखोगे कि लोग आके बोलेंगे हमको दे दो। तो ये इसकी ताकत अब बढ़ गई है। इसके कारण ये डिस्काउंट कार्ड की ताकत भी आगे बढ़ेगी। और आने वाले समय में ऐसा होगा कि लोग घर पे आएंगे, बोलेंगे 110 रुपया नहीं, 5,000 रुपया लो, बट हमको डिस्काउंट कार्ड दो। और ये समय भी मैं आपको दिखाऊंगा, मेरी ये आपको विश्वास के साथ कह रहा हूं। अब इसके बाद क्या? तो कंपनी अपने प्रॉफिट का 20%, जो जब हम 10 टन प्रॉफिट, 10 टन का आउटपुट करेंगे, इनिशियली इट विल बी 2 करोड़ रुपीज। जब 100 टन पे जाएंगे 20 करोड़ रुपीज। और हम सब मिलकर एक तालुका में जब 500 टन आउटपुट पे जाएंगे, 100 करोड़ रुपीज विल बी ए ईयरली सीएसआर फंड। ये फंड से हम किसानों के भले के काम करेंगे। ना हमारे देश में कोई भूखा रहना चाहिए, ना प्यासा रहना चाहिए। बारिश गिरती है, पानी नहीं है, हम पानी का प्रोविजन करेंगे। मेडिकल फैसिलिटी हम डेवलप करेंगे। किसानों के बच्चों को पढ़ाई के लिए स्कॉलरशिप की हम देंगे। हर ग्राम पंचायत में लाइब्रेरी बनाना है, हम बनाएंगे। हमारे पास अनेक हीरे। अभी ओलंपिक कुछ महीने पहले गया, पिछले ओलंपिक में हमने 6 मेडल जीते थे, इस बार 7 मेडल जीते। हमको प्राउड है, मगर 7 मेडल इज नॉट अवर टारगेट। हम 136 करोड़ के, अमेरिका 33 करोड़ का है। उनके मॉडल देखो और हमारे मेडल देखो। और इसका कारण क्या? हमारे पास सुविधा का अभाव है। हर डिस्ट्रिक्ट पे या हर तहसील पे मैं बोलूँ, क्यों नहीं हम एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बना सकते? ये बनाने का काम भी हमारे सीएसआर फंड से होगा। ये सीएसआर फंड, ये आपका फंड है। एक पूरी टीम बनेगी, वो टीम के द्वारा उस तहसील के विकास के लिए होगा। इतने बेनिफिट जब आप किसान को समझाओगे ना, वो आपका आजीवन साथ नहीं छोड़ेगा। बस आपको दिल से बताना है, दिमाग से नहीं बताना। दिमाग वाले पीछे रह जाते हैं एमसीएल में, दिल वाले ही आगे बढ़ते। तो दिस इज द बेनिफिट टू द फार्मर। उसके अलावा ये सारे बिजनेसेस जो हम उनके साथ डेवलप कर सकते हैं, बायोमास एंड ऑर्गेनिक फार्मिंग, A2 मिल्क, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट, एनिमल हस्बेंड्री, ऑर्गेनिक फिशरी, रेन वाटर कंजर्वेशन, क्लीन वाटर सैनिटेशन, जीरो हंगर, क्वालिटी एजुकेशन, नो पॉवर्टी, स्कॉलरशिप फॉर एजुकेशन, गुड हेल्थ एंड वेल्थ, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी, डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, अफोर्डेबल होम, पार्टनरशिप फॉर अ कॉमन गोल। ये सारी चीजें हम इन किसानों के साथ कर सकते हैं। इतना कर सकते हैं। और ये सब करने को एक बहुत बड़ी टीम लगेगी। वो टीम भी आपको तब मिलेगी जब आप ये काम करोगे, और इसी टीम के साथ हम काम करेंगे। एमपीओ इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैंपेन, इसके अंतर्गत ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रोत्साहित करेंगे, बायोमास फार्मिंग को करेंगे, एनिमल हस्बेंड्री को करेंगे, और एमसीएल इको फ्रेंडली प्रोडक्ट कौन करेंगे। नाउ लेट्स कम टू एमवीपी। व्हाट इज एमवीपी? एमसीएल विलेज प्रोजेक्ट क्या है? एमसीएल विलेज प्रोजेक्ट टेक्निकली अ ग्रोथ सेंटर फॉर विलेज डेवलपमेंट है। एमसीएल का एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो हर ग्राम पंचायत में लगेगा, और ये 3 सेक्टर पे काम करेगा। बायोफ्यूल, जिसके बारे में मुझे समझाने की जरूरत नहीं है। ऑर्गेनिक फार्मिंग, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, मैंने बता दिया है। और एमईपी, एमसीएल इको फ्रेंडली प्रोडक्ट। हर ग्राम पंचायत के पास, हर तहसील के पास अपना एक टैलेंट होता है। कहीं क्राफ्ट होता है, कहीं और कुछ होता है, कहीं चूड़िया बनती है, कहीं गहने बनते हैं। इसको मार्केट दिलाना हमारा काम है। ये हमारी सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिलाएं कर सकती है, हमारा कोई उस गांव का बच्चा कर सकता है। वो एमवीपी के थ्रू हमको देगा और हम उसको वर्ल्ड वाइड पहुंचाएंगे। इसके अलावा बायो पेट्रोकेमिकल, ये हमारी एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री होगी। बायो प्लास्टिक, बायो रबर, बायो पेंट, ये सारे के लिए जो रॉ मटेरियल चाहिए, ये भी हमारे किसानों के द्वारा खेतों से ही दिए जाएंगे।
ये सारा काम भी हम एमवीपी के थ्रू करेंगे। एमवीपी जस्ट लाइक अ सुपर बाजार इन मुंबई। मुंबई में आपने बिग बाजार देखे होंगे बड़े बड़े शहरों में, वो बिग बाजार का छोटा रूप है डीमार्ट। वो डीमार्ट आपने गांव में मतलब तहसीलों पे देखा होगा, और वो डीमार्ट का ही एक रूप है हमारा एमवीपी। क्राइटेरिया फॉर बुकिंग एमवीपी प्रोजेक्ट, अगर इंडिविजुअल व्यक्ति ये एमवीपी प्रोजेक्ट ले रहा है तो ही हैज टू पे 1.5 लाख रुपीज एज ए जॉइंट वेंचर फी। एज पर सर ने डिक्लेयर किया था कि 15 तारीख को शेयर बंद कर देंगे, बट फॉर्चुनेटली 30 तारीख तक शेयर देने का अभी टाइम सर ने दिया है विद रिक्वेस्ट। बाकी केस टू केस आप लोग मंगेश सर से बात डायरेक्टली कर सकते हैं, और अगर वो कुछ आपको रिलैक्सेशन देते तो वो आपको और एमसीएल को दोनों को मिलकर करना है। ये 1.5 लाख रुपए जो इंडिविजुअल व्यक्ति देता है, क्योंकि चीफ प्रमोटर अभी मीरा शिवाजी गोलक मैडम है, अभी हम स्टॉक मार्केट में लिस्टेड नहीं है, तो वो पैसे मीरा मैडम के अकाउंट में जाते हैं। उनके पास से 1 रुपीज फेस वैल्यू के 5,000 एमसीएल प्रमोटर कोटा शेयर आपके डीमेट अकाउंट में आते हैं। इसका भी पूरा प्रोसेस करना पड़ता है, टेक्स टाइम, बहुत सारा लोड है, बट वो आते हैं। और ये शेयर आपको एमसीएल का आईपीओ आने तक रखना है। एमसीएल का टारगेट है 1,000 रुपए से आना, मगर 300 रुपए से भी आए ना तो 10 गुना मिलेंगे। और जिस तरह से हम काम कर रहे हैं, मुझे थोड़ा बहुत स्टॉक मार्केट समझ में आता है, मैं सालों से स्टॉक मार्केट में ट्रेड करते रहा हूँ, तो ऐसी कंपनी तो 3 और 4 और 5,000 की भी हो जाएगी। तो इट विल बी अ बेनिफिट, एडिशनल बेनिफिट टू अवर एमवीपी होल्डर। तो आंख बंद करके आप सबको इमीडिएटली एमवीपी बुक कर लेने चाहिए, और उनको टारगेट देना चाहिए कि आपको अगर एमवीपी लेना है तो आपको आपकी ग्राम पंचायत से 200, 300, 400 जितनी आपकी ग्राम पंचायत है वो हिसाब से आपको कोटा देना है, जिससे आपके 15,000 मेंबर भी आसानी से हो जाएंगे। हाफ एकड़ ऑफ लैंड, आधा एकड़ जमीन जिसका तार कंपाउंड, पानी का प्रोविजन, लाइट का प्रोविजन, ग्राम पंचायत एनओसी, और उसको एक एक्सेस रोड होना चाहिए। वो रोड ये आपको प्रोविजन करना है। पहले इसके लिए लोन का प्रोविजन था, लोन हमारे एंटरप्रेन्योर को लेना था, मगर डॉक्टर श्याम गोलककर को लगा कि मुझे मेरे किसानों पे कोई कर्जा नहीं चाहिए, और डॉक्टर श्याम गोलककर ने कर्जे का, लोन का कॉन्सेप्ट निकाल दिया। इस सेंटर को डेवलप करने को शुरू में 2 लाख लग सकते हैं, आगे जाके 20 लाख लग सकते हैं, आगे जाके 50 लाख लग सकते हैं। जो भी लगेगा दैट विल बी इन्वेस्टेड बाय एमसीएल। 2 एकड़ लैंड फॉर बायोमास डेमो फार्मिंग, आपकी या किसी और की जमीन में 2 एकड़ में आपको डेमो फार्म करना है, अभी कर सकते हो या बाद में भी कर सकते हो, इमीडिएट करने की जरूरत नहीं है। इलेक्ट्रिसिटी प्रोविजन, वाटर प्रोविजन, तार कंपाउंड, रोड कनेक्टिविटी। और एक महत्व की बात, अगर कोई इंडिविजुअल व्यक्ति लेता है तो हम 1.5 लाख रुपए ले रहे हैं, क्योंकि एक व्यक्ति के पास वो फायदा जाए। मगर अगर कोई उस ग्राम पंचायत का, महिलाओं का सेल्फ हेल्प ग्रुप, अगर उसी ग्राम पंचायत का ये एमवीपी प्रोजेक्ट लेना चाहे और वो आपका दिया हुआ टारगेट मेंबरशिप का करके दे इन अ गिवन टाइम, तो ऐसे महिला ग्रुप को हम फ्री में एमवीपी दे सकते हैं। बाकी की चीजें उनको भी करनी होगी। एमसीएल को पैसे में इंटरेस्ट नहीं है, मगर एक व्यक्ति के घर में पैसा जा रहा है तो हम पैसे ले रहे, महिलाओं के समूह के पास जा रहा है तो हम पैसे नहीं ले रहे। तो ये क्राइटेरिया है एमवीपी का। इनकम पोटेंशियल फॉर एमवीपी प्रोजेक्ट। मित्रों, भारत बहुत बड़ा देश है, कहीं पे पहाड़ है, कहीं पे रेगिस्तान है, कहीं पे समुद्र है, कहीं पे दलदल है, कहीं पे मैदान है। अलग अलग जगहों का अलग अलग प्रोविजन है। पूरे देश के लिए एक ही मॉडल दिया नहीं जा सकता, बट मोटे मोटे तौर पे आपका क्या काम रहेगा, ऑर्गेनिक फार्मिंग का इनपुट देना, उनका प्रोडक्ट लेना, बायोमास फार्मिंग करवाना। पहला हमारी कोशिश होगी कि हम खेतों से लेके जाए, जहां डायरेक्ट पॉसिबल नहीं होगा वो किसान एमवीपी तक लाके देंगे, एमवीपी से एमसीएल लेगी। जहां जरूरत होगी वहां पे एमवीपी में प्रोसेस होगा, अगर प्रोसेस होगा तो उसकी मशीनरी जो लगेगी वो एमसीएल देगी। उसके अलावा एमसीएल इको फ्रेंडली उस ग्राम पंचायत के एमसीएल के माध्यम से सप्लाई करना। सेल्स एंड सर्विस सेंटर, हमारे प्रोडक्ट और सर्विसेज का सेंटर होगा। हमारे गैस के बॉटल्स अगर बनेंगे तो वो बेचना। एमसीएल की दुकान वो है, एमसीएल की सर्विस स्टेशन वो है, एमसीएल का सुपर मार्केट वो है। एवरीथिंग फॉर एमसीएल इन दैट ग्राम पंचायत इज एमवीपी। और इसलिए जो आपका इनकम है वो वेरी होता है, आपका वर्क वेरी होता है, बट इनकम शुरू में जब फैक्ट्री चालू हो जाएगी, 2-3 महीने बाद आपका प्रोजेक्ट चालू हो जाएगा, तब 30-40 हजार से शुरू होके इट कैन गो अप टू 10 लाख रुपीज पर मंथ ओवर अ पीरियड ऑफ 5 to 7, 8 ईयर। कैसे जाएगा? एमसीएल एक मॉडल पे काम कर रही है, और उस मॉडल के तहत हर ग्राम पंचायत में एक एमसीएल बायोफ्यूल स्टेट, जो फैक्ट्री आप तालुका में लगा रहे हो ना, वो हर एमवीपी में लगेगा। और दैट इज टू विथ यू, आपको साथ में रखे, आप अच्छा काम कर रहे हो, आप कमिटेड हो, आप कंपनी के टारगेट के हिसाब से चल रहे हो, तो आपको साथ में लेके ही ऑलवेज वो प्रोजेक्ट लगेंगे। और एमवीपी की इनकम कैन ग्रो डिपेंड अपॉन उसका काम कितना है, मेहनत कितनी है। ये कोई बैठ के खाने का काम नहीं है, 1.5 लाख रुपया दे दिया अब एमसीएल हमको पैसा देगी। नो, यू हैव टू वर्क।
और आपकी इनकम आपके काम पे डिपेंड होती है। काम क्या करना हम बताएंगे, मार्केट हम दिलाएंगे, बेसिक सपोर्ट हम देंगे, पैसा चाहिए तो हम लगाएंगे, बट काम करना होगा। डायरेक्टली इनडायरेक्टली 10 से 20 लोगों को ग्राम पंचायत में, और डायरेक्टली और इनडायरेक्टली 500 से 1000 लोगों को आपके इस एमवीपी प्रोजेक्ट का आपके ग्राम पंचायत में बेनिफिट होगा। एमवीपी विल बी मोर देन अ डी मार्ट। तो आई थिंक ये एमवीपी क्लियर हो गया होगा। और जिस व्यक्ति को आप एमवीपी के बारे में बताओ, वो बताए नहीं नहीं ये सब नहीं, मुझे तो और डिटेल चाहिए, उसको हाथ जोड़ो, उसको बोलो भाई तू रहने दे, तेरा काम नहीं है, हम दूसरे को दे देते, तू बाद में आके देखना। क्योंकि ज्यादा कोई हमको कोई खरीद नहीं रहा है ना, हमको कोई, हम किसी को कोई बड़ा कमिटमेंट कर रहे हैं। जो कर रहे हैं वो कमिटमेंट 100% पूरा होने की गारंटी के साथ कर रहे हैं। बट सारी चीजें हम पत्ते खोल के आज नहीं दे सकते। समझो आप बिजनेसमैन हो, आपके पास एक सक्सेसफुल बिजनेस मॉडल है, तो क्या वो मॉडल आप आपके कॉम्पिटिटर को दे सकते हो क्या? अगर दोगे तो क्या होगा? सेम वे एमसीएल के पास एक सक्सेसफुल बिजनेस मॉडल है जिसको कई लोग फॉलो कर रहे हैं, कई लोग उसके सीक्रेट जानना चाहते हैं, और इसीलिए आज हम सारे पत्ते खोल के नहीं दे सकते। टाइम आने पे जरूर बताया जाएगा। तो डोंट वरी, एमवीपी इज अ विन विन सिचुएशन। ये सोने का अंडा देने वाली मुर्गी आजीवन अंडा देगी। अब आपको करना है नहीं करना है उनके ऊपर छोड़, नॉट टू वरी। नेक्स्ट, इम्पैक्ट ऑफ एमवीपी, सोशल इम्पैक्ट। जब समाज में लोगों के बीच में मीटिंग होगी, हमारी एक व्यवस्था है, हर एमवीपी वाले को कंपलसरी सैटरडे सेशन लेना है। ये सैटरडे को हो सकता है या संडे को हो सकता है। ये सैटरडे सेशन मतलब क्या है? ये एक अवेयरनेस प्रोग्राम है। इसमें एमसीएल बिजनेस की बात नहीं करनी है, इसमें पर्यावरण की बात करनी है, गांव के डिफिकल्टी प्रॉब्लम की बात करनी है, बच्चों के एजुकेशन की बात करनी है, आपको गांव के विकास के लिए क्या कर सकते हो, ऑर्गेनिक फार्मिंग की जरूरत, ऐसे अलग अलग टॉपिकों पे अवेयरनेस करना है। और जब ये अवेयरनेस करोगे तो हो सकता है पहले दिन एक व्यक्ति आए आपका दोस्त, मगर आगे जाके धीरे धीरे मूवमेंट बनेगा और हजारों लोग जुड़ेंगे। जब एमसीएल की शुरुआत की तब हमारे सेमिनार कोई अटेंड नहीं करता था। जब शाम सर ने स्टार्ट किया तो 100, 200, 500, फिर हॉल के हॉल भरने लगे। ये तो लॉकडाउन हो गया, नहीं तो शायद हमको वानखेड़े स्टेडियम लेना पड़ता है एमसीएल के सेमिनार के लिए। इतना आज एमसीएल का पोटेंशियल है। एक एक तालुका में 10-10 हजार लोग है। वानखेड़े की टोटल कैपेसिटी 50,000 की है और हमारे पास 30 लाख मेंबर ऑलरेडी है। तो ये बात है। तो सोशल इंपैक्ट होगा, सोशल बॉन्डिंग होगा, और जब आप लोगों के बीच में सोशल बॉन्डिंग होगा तब आपके लॉन्ग टर्म रिलेशन रहेंगे। दूसरा, इकोनॉमिकल इंपैक्ट। आपके गांव में जब इनकम होगी, लोगों के घर की इनकम 5 से 10 हजार रुपया बढ़ेगी, इट विल क्रिएट अ वेरी गुड इकोनॉमिकल इंपैक्ट। ना आपके घर में, ना आपके गाँव में, ना आपके पहचान में कोई भूखा रहेगा, सबको सब जरूरत मिलेगी। मैं किसी को करोड़पति बनने के सपने नहीं दिखा रहा हूँ, मगर उसकी बेसिक नीड आराम से पूरी होगी, इसकी गारंटी दे सकते हैं। एनवायरमेंटल इंपैक्ट, वेस्ट का बेस्ट, वेस्ट का सॉल्यूशन करेंगे, उससे अलग अलग प्रोडक्ट बनाएंगे, पर्यावरण में शुद्ध फ्यूल देंगे, केमिकल का फार्मिंग बंद करेंगे, पानी गंदा नहीं होगा, हवा गंदी नहीं होगी, पूरा का पूरा एनवायरमेंटल इंपैक्ट होगा। तो एमवीपी विल बिकम ग्रोथ इंजन ऑफ एंटायर नेशन। ये है एमवीपी प्रोजेक्ट। नेक्स्ट, अब आपका काम आता है लैंड सिलेक्शन, जमीन। जमीन सबसे पहले तो आप सबको मैं आज ही एक रिक्वेस्ट करूंगा, क्योंकि जमीन ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आज ही से जमीन पे काम स्टार्ट करो। आज ऐसा हो रहा है मित्रों की, जब डॉक्टर श्याम गोलब सर ने प्रेशर डाला तब हम सब दौड़ने लगे जमीन के लिए, मगर आज भी बहुत लोग जमीन नहीं कर पाए। 142 की बात बोल रहा हूँ, बाकी की तो छोड़ ही दो। उसमें से सारी परमिशनों के साथ, 100% परमिशन के साथ एक भी प्रोजेक्ट आज भी रेडी नहीं। तो आपको रुकना नहीं है, जमीन के काम पे आपको शुरू से स्टार्ट करना है। अब कोई भी जमीन सिलेक्ट करने में क्या देखा जाए, तो लोकल रूल्स होते हैं। वो रूल्स आपको कलेक्टर ऑफिस या लोकल टाउन प्लानिंग ऑफिस वहां से पता चलेंगे। बट मोटे मोटे तौर पे दैट लैंड शुड बी लेवल होनी चाहिए। हाई टेंशन वायर, बड़े बड़े जो हाई टेंशन टावर होते हैं वो जमीन में आइडियली नहीं होने चाहिए। चिपक के वाटर बॉडी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उसमें भी कुछ परमिशन में इश्यू आते हैं। महाराष्ट्र में ऐसा रूल है कि 12 मीटर का अप्रोच रोड चाहिए। आपके वहां पे क्या रूल है आपको चेक करना है, हर स्टेट का अपना अलग रूल है, और उसके लिए केस टू केस वो स्टेट में हमारा कोई ना कोई व्यक्ति आगे काम कर रहा है। जब वो जरूर पड़ेगी हम आपकी और उनकी बात करेंगे, दे विल गाइड यू। जोन महाराष्ट्र में ग्रीन जोन और इंडस्ट्रियल जोन में इंडस्ट्रियल एरिया मिलता है, बट मध्य प्रदेश में आप ऑनलाइन एप्लीकेशन करो आपको इंडस्ट्रियल एरिया मिल जाता है। तो हर एक स्टेट का अपना अपना है, आपको देखना होगा। और कैसे देखोगे, तो डेवलपमेंट कंट्रोल रूल, डीपी रूल बोलते हैं उसको, उसकी एक बुक होती है, वो बुक ऑनलाइन भी मिल जाएगी, डाउनलोड करो और टाउन प्लानिंग या लोकल अथॉरिटी से चेक करो। और आपकी खुद की जमीन हो तो बहुत अच्छा है, ना हो तो लीज पे अरेंज करो। लीज पे अरेंज करने में उस व्यक्ति को समझाओ कि मेरी फैक्ट्री को अभी 18 से 24 महीने लगने हैं, तब तक हम आपको या तो नहीं भाड़ा देंगे या कुछ लमसम अमाउंट देंगे,
और ये होने के बाद फैक्ट्री स्टार्ट होने के बाद रेंट देंगे। अब ये केस टू केस, प्लेस टू प्लेस जमीन की वैल्यू के हिसाब से डिसाइड होगा। ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपको टैकल करना है, बट उसमें गाइडेंस देने का काम हमारी प्राइम मीडिया की टीम करेगी। एग्रीकल्चर टू नॉन एग्रीकल्चर, इसमें 7/12 फेरफार 8 मैप ये सारा लगता है। जब आप एक जमीन को सिलेक्ट कर लो, सबसे पहला काम है उस जमीन की बैरिंग कैपेसिटी को सेट करना। उस जमीन का जो, समझो कोई जमीन दलदल है तो उसमें फाउंडेशन नहीं हो सकता, कोई जमीन बहुत नरम है तो उसमें फाउंडेशन नहीं हो सकता। तो एक बैरिंग कैपेसिटी का टेस्ट होता है, सॉइल बैरिंग कैपेसिटी बोलते हैं। वो टेस्ट कराना है, उसका रिपोर्ट एमसीएल को भेजना है, एमसीएल बोलेगी हाँ ये जमीन चलेगी, तब उस जमीन में आगे बढ़ना। दूसरा, उस जमीन का सर्वे करना। गवर्नमेंट सर्वे लगता है, बट किसी कारण गवर्नमेंट सर्वे को समय लगे तो एटलीस्ट पहले प्राइवेट सर्वे करा लो। वो प्राइवेट सर्वे का जो मैप है उसको ऑटोकैड फाइल में लोकल आर्किटेक्ट के थ्रू बना के एमसीएल को मेल करो। एमसीएल उसमें आपको ड्राइंग बना के देगी फैक्ट्री का। वो हिसाब से आप लोकल रिक्वायरमेंट को समझ के एनए के लिए, नॉन एग्रीकल्चर के लिए सबमिट करो। उसमें प्रोसेस रिपोर्ट, रॉ मटेरियल रिपोर्ट, बहुत सारी चीजें लगेगी। ये टाइम टाइम पे आपको एमसीएल के कोऑर्डिनेटर से या आपके सीनियर मीडिया से सारी मिलेगी। इसकी व्यवस्था ऑलरेडी हमने करके रखी है। इसके अलावा हमारी फैक्ट्री है, और फैक्ट्री को एक लाइसेंस लगता है पॉल्यूशन का। हर स्टेट का अपना एक पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड होता है। जैसे महाराष्ट्र में महाराष्ट्र पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है, राजस्थान में राजस्थान का है, गुजरात में गुजरात का है, हर स्टेट का अपना है। इसकी एक एनओसी लेनी होती है। नाउ टेक्निकली हमारी फैक्ट्री में ना वेस्ट है, ना धुआं है, ना बांस है, ना चिमनी है, कुछ भी नहीं है। तो टेक्निकली कुछ भी प्रदूषण नहीं है, बट ये अभी तक पूर्ण रूप से पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड वाले को नहीं समझ में आया। अगर हम बायोगैस बोलेंगे तो बायोगैस फ्रॉम गोबर, गाउडंग कम्स इन द व्हाइट कैटेगरी। अगर हम बायो फर्टिलाइजर बोलेंगे तो इट कम्स अंडर व्हाइट कैटेगरी। पर अगर हम फार्म रेसिड्यू से अगर बायोगैस बना रहे हैं तो इट कम्स अंडर ग्रीन कैटेगरी। बट अगर हम उसको फिल्टर करके उसमें से मिथेन अलग कर रहे हैं, कहीं कहीं पे इट कम्स अंडर ऑरेंज कैटेगरी। बट आप लोग जब तक वहां पहुंचोगे तब तक कुछ फैक्ट्रियां रेडी हो गई होगी, और हो सकता है कि गवर्नमेंट का रेगुलेशन आके तब तक ये व्हाइट कैटेगरी में चला जाए। बट वो आपके लोकल रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमको पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का एनओसी लेना होगा, और उसकी कुछ फीस होती है वो भरनी होगी, और इसके बारे में भी आपको सारा गाइडलाइंस हमारी तरफ से मिल जाएगा। व्हाट आर द डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड, ये मैं अभी नहीं जा रहा हूँ, बट वो आपको टाइम आने पर बताया जाएगा। फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट, अब ये हमारी फैक्ट्री है, फैक्ट्री में कभी आग लगेगी तो कैसे वो फायर फाइटर आएंगे, कैसे उसको आग को बुझाएंगे, हमने इससे क्या प्रोविजन करके रखे कि उनके आने के पहले हम आपको कंट्रोल करें। ये देखना फायर एंड सेफ्टी डिपार्टमेंट का फायदा काम होता है। तो सबसे पहले वो क्या देखते हैं कि मेरी गाड़ी अंदर जाके पूरे प्रोजेक्ट में घूम सकती है कि नहीं, तो वो रोड छुड़वाते, कुछ डिस्टेंस छुड़वाते, और ये उनके ड्राइंग्स होते हैं, ड्राइंग की रिक्वायरमेंट होती है। टाउन प्लानिंग ऑफिस वाले के पास जब हम ड्राइंग अप्रूवल के देते तो फायर सेफ्टी वाले को या इंडस्ट्रियल सेफ्टी वाले को देते हैं, डिपेंड अपॉन स्टेट, और उनकी एनओसी लेनी पड़ती है। पेट्रोलियम एंड एक्सप्लोसिव सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन, पेसो, टेक्निकली हम बायो सीएनजी बना रहे हैं और उसको स्टोर कर रहे हैं, तो इट इज एक्सप्लोजिव, मगर ये हल्का होता है, और अगर ये लीक होता है तो हवा में ऊपर चला जाता है, नीचे नहीं फैलता, और इसलिए ये लेस रिस्की है। बट फिर भी पेसो की परमिशन लेनी पड़ती है। इस वक्त कुछ फाइलें पेसो में गई है, उनकी कुछ रिक्वायरमेंट आई है, हम लोग क्लोजली उसको वॉच कर रहे हैं, उस पर काम कर रहे हैं। आने वाले 10-15-20 दिन में वी आर एक्सपेक्टिंग कि 1-2 फाइल तो हमारी पेशों से क्लियर होके आ जाए, तो आपके लिए एक रोड मैप रेडी हो जाएगा। उसके बारे में हम आपको, जब आप स्टेज पे आओगे, हम डेफिनेटली आपको गाइडलाइंस देंगे। डायरेक्टर ऑफ इंडस्ट्रियल सर्टिफिकेशन, DIC, जिसे आज उद्यम कहते हैं, ये ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होता है, ऑनलाइन करना पड़ता है। पर मध्य प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहां पे आपका कंस्ट्रक्शन ड्राइंग का अप्रूवल फायर एंड सेफ्टी डिपार्टमेंट देता है, और लेआउट का अप्रूवल टाउन प्लानिंग देता है। तो वहां पे एक एडिशनल डिपार्टमेंट है, तो आपके स्टेट का आपको जानना समझना जरूरी है। एनी अदर परमिशन नीड एज पर लोकल रेगुलेशन एंड लोकल आर्किटेक्ट अपॉइंटमेंट। यहाँ पे पूना में एक केस हो गया, वहां पे जो बड़े बड़े क्या बोलते हैं उसको, जो एंटेना होते, अवकाश स्पेस को स्टडी करने के लिए, वैसे बहुत बड़े एरिया में, तो वहां पे उनकी भी एनओसी लगती है। कहीं पे रेलवे बाजू में आ गई तो रेलवे की भी एनओसी लगती है। तो ये लोकल आपको एनओसी लगी आपको देखना है, और आप सबको अपनी तरफ से एक लोकल आर्किटेक्ट को अपॉइंट करना है। ये लोकल आर्किटेक्ट आपके म्युनिसिपल ड्राइंग में सपोर्ट करेगा। जब आपकी बैरिंग कैपेसिटी हो जाएगी तब आपके कंस्ट्रक्शन ड्राइंग, एलिवेशन ड्राइंग, स्ट्रक्चरल ड्राइंग में सपोर्ट करेगा। आप बराबर काम कर रहे हो कि नहीं वो आके विजिट करेगा, उसको सर्टिफाइड करेगा। और इसके लिए एक लोकल आर्किटेक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसकी फीस आपको ही देनी है, मगर वो फीस जो आप फार्मर प्रोड्यूसर का कलेक्शन कर रहे हो
उसमें से कुछ पैसे एज ए इन्वेस्टमेंट एमबीएस में लेके भी आप दे सकते हो। अभी तक जो हमने स्टडी किया, एक प्रोजेक्ट के लिए 50,000 से लेकर 1.5 लाख के बीच में लोगों ने टाइप किया, क्योंकि हमारा प्रोजेक्ट भले 50 करोड़ का हो, बट इनिशियली हम 3 शेड बना रहे, रॉकवेल का फाउंडेशन, गैस बलून का फाउंडेशन, कंपाउंड प्रोविजन, सिक्योरिटी केबिन और एडमिन बिल्डिंग। तो इसके लिए आर्किटेक्ट को उतने ज्यादा पैसे देने की जरूरत नहीं है। तो ये 50,000 से 1.5 लाख के बीच में हो सकता है। सबसे पहले कोशिश करो कि विद इन योर फैमिली, आपके 15,000 मेंबर में कोई आर्किटेक्ट है क्या, आपके एमवीपी में कोई आर्किटेक्ट क्या, अगर वो आएगा तो इमोशनल बॉन्डिंग होगा, तो आपके साथ काम करेगा। हु विल हेल्प फॉर ऑल दिस? एमसीएल। एमसीएल आपके साथ चट्टान की तरह खड़ी है, हर काम में आपको सपोर्ट करेगी। बट कुछ चीजें स्टेट टू स्टेट अलग अलग होती है, डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट अलग होती है, और उसके लिए कभी कभी समय लगता है। एमसीएल के ऊपर भी बहुत सारा लोड है, हालांकि एमसीएल ने अपनी कैपेसिटी बहुत बढ़ाई है, पर फिर भी समय लगता है, तो आपको पेशेंस रखना होगा। योर प्राइम बीडीए 11 प्राइम बीडीए है, ये 11 प्राइम बीडीए की टीम से, उनमें से किसी से भी आप सपोर्ट ले सकते हो। कोई भी कंसल्टेंट होगा, आपके सीनियर बीडीए भी है, कोई कंसल्टेंट जैसे कि आर्किटेक्ट वगैरह आपने अपॉइंट किया, वो सपोर्ट कर सकता है। और मेन सपोर्ट, आपके स्टेट में कौन ऐसे लोग हैं जिन्होंने ऑलरेडी एमसीएल प्रोजेक्ट बुक किया है, ऑलरेडी परमिशन ली है, उनका टाइम लो, क्योंकि वो भी बहुत बिजी है, उनके ऊपर अलग जिम्मेदारियां है। उनको रिक्वेस्ट करो, उनको जाके मिलो और उनके पास से पूरा समझ के लो। तो ये आपका सपोर्ट है। और गवर्नमेंट में कौन सपोर्ट करेगा? गवर्नमेंट ऑफिसर में बहुत बार ऐसा होता है कि उनको गाइड नहीं करते, मगर हर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट एक व्यक्ति होता है, उसे कहते हैं हेल्पिंग हैंड। ये व्यक्ति गवर्नमेंट का एम्प्लॉय नहीं होता, मगर वो काम करता है और उसके लिए वो लोग कुछ उसको छोटे मोटे पैसे देते हैं। ये हेल्पिंग हैंड वो होता है जिसको सारा नॉलेज होता है, ये आपको गाइडेंस दे सकता है। तो हर गवर्नमेंट में अगर आपके यहाँ ऐसा हेल्पिंग हैंड हो, उनको ढूंढो, उनको पूछो ये काम कैसे होता है, कैसे एप्लीकेशन होती है। ही विल बी योर बेस्ट गाइड। उसको कुछ खर्चा पानी जरूरत है तो उसको दो, तो आपके बहुत सारे पैसे और टाइम और एनर्जी बचेगा। नाउ एमसीएल इज नॉट अ बिजनेस, एमसीएल इज अ मिशन। ईस्ट इंडिया कंपनी वर्जन 2.1 भारत में आए थे बिजनेस करने को, किया क्या? राज नहीं, लूटा हमको, और लूट के खाली किया, फिर चले गए। उनके सामने हमारे कई स्वतंत्रता सैनिक लड़े, कईयों ने जान दी, कईयों ने बलिदान दिया। छत्रपति शिवाजी महाराज से लेके आगे महाराणा प्रताप से लेके भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, चंद्रशेखर आजाद, गांधी जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सुभाष चंद्र बोस, ये हमारे रोल मॉडल होने चाहिए। इन्होंने काम करके दिखाया हमको। आज हमारे सैनिक बॉर्डर पे गोलियां खा रहे, क्या हम उतना कठिन काम कर रहे हैं? क्या हमारे परिवार को छोड़ के हमने अपना जीवन रिस्क में डाला है? इनके रिस्क के सामने हमारा रिस्क तो कुछ भी नहीं है, हमारी मेहनत कुछ भी नहीं, हमारी तकलीफ कुछ नहीं है। और आज भी इंडिया में ईस्ट इंडिया कंपनी वर्जन 2 अनेक कंपनियां हैं। मेरे किसी कंपनी का विरोध नहीं है, बिजनेस का विरोध नहीं है, मगर मुझे ये पूछना है कि वो लोग बाहर से आके अगर इधर बिजनेस कर सकते हैं, तो हमारे देश में हम खुद क्यों बिजनेस नहीं कर सकते? और वो व्यवस्था एमसीएल कर रही है, आपको लेके कर रही है, हमको मिलकर कर रही है, किसानों को लेके कर रही है। सो फॉर यू, मेरे लिए एमसीएल के लिए तो है, मगर आज के बाद एमसीएल ये आपके लिए बिजनेस नहीं होना चाहिए, ये आपके लिए एक मिशन होना चाहिए, आपके लिए एक रिवोल्यूशन होना चाहिए। और इस रिवोल्यूशन में मैं आपका स्वागत करता हूँ। और सक्सेस का एक ही मंत्र है, टीम वर्क इज द फार्मूला फॉर सक्सेस। एक टीम बनाओ तालुका में, सबको अपना काम असाइन करो और वो लोग आपको जीत दिलाएंगे। थैंक यू वेरी वेरी मच। वेलकम टू एमसीएल रिवोल्यूशन। जय हिंद, जय भारत। थैंक्स अ लॉट।